हेलो एवरीवन, तो आपको फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एई लर्नर्स पॉइंट पर। जैसे ही हम सोल्व करते हैं कृषि विज्ञान 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को, जिसके लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने कंप्लीट किए हैं 250 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को, और आज के इस लेक्चर में भी हम कंप्लीट करने वाले हैं 250 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को। ओके, तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास को लाइव ले पाए और ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो फ्रेंड सर्किल है एग्रीकल्चर फ्रेंड, उन सभी को भी कुछ बेनिफिट हो सके, कुछ क्वेश्चंस वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। तो जल्दी से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट आपके साथ साथ सभी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करता है। इससे पहले जो भी नई स्टूडेंट है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो पास का बेल आइकन है तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे कि जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है, चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने लास्ट क्वेश्चन क्लियर किया था कि अल्फांसो किस स्थान की आम की प्रसिद्ध किस्म होती है, तो ये होती है रत्नागिरी की। इसके साथ साथ आपको एक और पॉइंट बताया गया था कि जो अल्फांसो होती है इसमें सबसे ज़्यादा जो रोग होता है वो कौन सी होती है प्रॉब्लम, ये होती है स्पंजी टिश्यू प्रॉब्लम होती है। कौन सी होती है? स्पंजी टिश्यू। इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग यानी जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज़्यादा इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि कौन सी फसल बायोडीजल के लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे तो बायोडीजल, तो इसके लिए महत्वपूर्ण कौन सी फसल होती है, वो होती है जेट्रोफा। इसके साथ साथ यार जेट्रोफा से मुख्यतः 3 क्वेश्चन बनते हैं कि जेट्रोफा क्या होती है। एक प्रकार की तिलहनी फसल होती है। क्या होती है जेट्रोफा? एक प्रकार की तिलहनी फसल होती है जेट्रोफा। इसका संबंध किस क्रांति से होता है? काली क्रांति से होता है, ब्लैक रेवोल्यूशन से संबंध होता है। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? इसका प्रयोग बायोडीजल के किया जाता है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन से एक और बार देख लीजिए कि जेट्रोफा क्या होती है? तिलहनी फसल होती है। इसका संबंध किससे होता है? काली क्रांति से इसका संबंध होता है। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? बायोडीजल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पपीते का प्रवर्धन किया जाता है। तो पपीते का प्रवर्धन किया जाता है ये बीज के द्वारा किया जाता है। और इसका पपीते का खाए जाने वाला भाग कौन सा होता है? एडिबल पार्ट कौन सा होता है? वो होता है मध्य फल भित्ति होता है, मेसोकार्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गर्मियों की भिंडी की फसल की सीड रेट क्या होती है, बीज दर कितनी होती है? तो इसकी बीज दर होती है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं भिंडी, तो इससे संबंधित मुख्यतः 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम एक बार क्लियर कर लेते हैं कि भिंडी को याद हम लेडी फिंगर या ओकरा के नाम से जाना जाता है। भिंडी को लेडी फिंगर या ओकरा के नाम से जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन जो इसे बनता है, इसका बोटनिकल नेम क्या है? एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस एल। याद रखिएगा, भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या होता है? एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस एल। थर्ड क्वेश्चन इससे बनता है भिंडी से कि ये किस कुल की फैमिली से बिलोंग करती है, किस कुल या फैमिली से बिलोंग करती है? तो ये करती है मालवेसी से। भिंडी का कुल कौन सा होता है? मालवेसी। इसे किस नाम से जाना जाता है? लेडी फिंगर या ओकरा के नाम से जाना जाता है। और इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस एल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सफेद मूसली क्लोरोफाइटम की फसल लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती है, मतलब पककर तैयार हो जाती है? तो ये पककर तैयार हो जाती है 80 से 90 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए नाइट्रोजन का अनुप्रयोग सामान्य मात्रा होती है। मतलब यहाँ जो आपकी कोरोफेटिस सब्जियां होती है तो उनके लिए सामान्यतः नाइट्रोजन कितना प्रयोग में लिया जाता है? तो लिया जाता है 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना यूज किया जाता है? 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टमाटर सॉस में प्रयोग किए जाने वाला सामान्य पररक्षक कौन सा होता है? अब यहाँ पर याद रखिएगा कि टमाटर सॉस का जो पररक्षण किया है ये तो किया है सोडियम बेंजोएट के द्वारा। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि 2 प्रकार के पररक्षक होते हैं, एक होते हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, एक का होता है सोडियम बेंजोएट। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान रखने की बात यह है कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग याद रखिएगा रंगीन फलों के लिए किया जाता है, और पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग रंगहीन फलों के लिए किया जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रंगहीन फलों के लिए। और रंगहीन फलों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए याद रखिएगा कि टमाटर सॉस का पररक्षण किसके द्वारा किया जाता है? पररक्षण किसके द्वारा किया जाता है? ये कैसे? सोडियम बेंजोएट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खाद्य पररक्षण के लिए हिमीकरण विधि का प्रयोग किस तापमान पर किया जाता है? तो ये कैसा है? -18 से -40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक वयस्क बकरी के लिए लगभग कितनी जगह की जरूरत होती है?
ठीक है, यहाँ पर पूछा है एक वयस्क जो बकरी होती है तो उसको रहने के लिए कितने स्थान की ज़रूरत होती है, तो होती है 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर। कितनी ज़रूरत होती है एक बकरी को रहने के लिए, स्थान की ज़रूरत ये होती है 1.25 से 1.5 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा भी गया है, तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा स्पेशली आपको याद रखना है कि मुर्गी के अंडों को कृत्रिम ढंग से सहने के लिए पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान क्या रखा जाता है। मतलब एक तो हम सेकते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से, एक सहती है उसकी खुद माँ, मतलब एक होता है कृत्रिम, एक होता है नेचर के द्वारा। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो आर्टिफिशियल तरीके से हम उन्हें सेकते हैं अंडों को, तो उसमें जो पहला सप्ताह होता है उसमें तो कितना टेम्परेचर रखा जाता है, दूसरे सप्ताह में कितना रखा जाता है और तीसरे सप्ताह में कितना टेम्परेचर रखा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं पहले, तो पहले में रखा जाता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे सप्ताह में रखा जाता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरे सप्ताह में रखा जाता है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा, पहले सप्ताह में कितना 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरे में कितना 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरे में कितना 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान रखा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊंट अपने शरीर के वजन का लगभग कितने प्रतिशत पानी की हानि बर्दाश्त कर सकता है। आपने पढ़ा ही होगा कि ऊंट को किसका जहाज बोला जाता है, रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। ठीक है, ये तो आपको सभी को पता है, कॉमन क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का जहाज किसे बोला जाता है, ऊंट को बोला जाता है। लेकिन क्यों? क्योंकि याद रखिएगा कि ये रेगिस्तान में, क्योंकि इसमें एक चर्बी होती है, आपने देखा होगा ऊंट में क्या होती है, एक चर्बी होती है, एक कुबड़ होती है। ठीक है, कुबड़ होती है तो उसमें क्या करता है, ये पानी का स्टोरेज कर लेता है कुछ दिनों के लिए, 5 से 7 दिन के लिए स्टोरेज कर लेता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको इसके विपरीत पूछा गया है कि ऐसी कंडीशन है जब उसके पास मान लीजिए कोई सा भी जल नहीं है, ठीक है, 5 से 7 दिन हो गए हैं उसके पास, मतलब उसके जो जल उन्हें स्टोरेज किया था वो ख़त्म हो चुका है, तो वो उसके बाद में कितनी जल की हानि बर्दाश्त कर सकता है, तो वो कर सकता है यार हम उसके शरीर की 30%। याद रखना, उसके शरीर की कितनी हानि बर्दाश्त कर सकता है, 30% पानी की हानि को बर्दाश्त कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशुपालन में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले एंटीसेप्टिक कौन सा होता है, एंटीसेप्टिक कौन सा लिया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं पशुपालन में, तो पशुओं के लिए यहाँ एंटीसेप्टिक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सामान्यतः ये क्या जाता है, फिनाइल का यूज़ किया जाता है। याद रखिएगा, पशुओं के लिए एंटीसेप्टिक का जो प्रयोग किया जाता है, ये किसका किया जाता है, ये किया जाता है फिनाइल का प्रयोग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, किस पशु के दूध में वसा की मात्रा अधिकतम होती है, तो किसके में होती है, भैंस के में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे कई बार पूछा गया है कि दूध से क्रीम को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं दूध से क्रीम को अलग करने की विधि, तो कौन सी होती है, अपकेंद्रीय विधि होती है। कौन सी विधि होती है, सेंट्रीफ्यूजल मेथड के द्वारा किया जाता है, अपकेंद्रीय या सेंट्रीफ्यूजल मेथड के द्वारा से अलग किया जाता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि अम्लीय मृदाओं को क्या डालकर सुधारा जा सकता है, चूना डालकर सुधारा जा सकता है। और अगर हम बात करते हैं क्षारीय मृदाओं का सुधार, तो यहाँ क्षारीय मृदाओं का जो सुधार कैसा, ये कैसा है, जिप्सम के द्वारा कैसा है। अम्लीय का किसका, चूने के द्वारा, और क्षारीय का किसका, जिप्सम का प्रयोग करके आसानी से सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस राज्य में वायु द्वारा मृदा क्षरण सबसे कम होता है। तो ये क्वेश्चन हमने आपको पहले भी कराया था कि किस राज्य में, मतलब हिमाचल प्रदेश में वायु के द्वारा क्षरण सबसे कम होता है। लेकिन क्यों, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ है। तो अगर मान लीजिए बर्फ़ है और तेज़ हवा चली तो बर्फ़ पे कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा वायु क्षरण तो कहाँ पर होता है, राजस्थान में, और सबसे कम कहाँ पर होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा था सबसे कम, तो सबसे कम तो कहाँ पर होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है। और अगर आपसे पूछा था सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, राजस्थान में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस जैव उर्वरक को दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उपयोग कर सकते हैं। मतलब ऐसा कौन सा बायो फर्टिलाइजर है जिसका प्रयोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए किया जा सकता है। तो कौन सा होता है, राइजोबियम होता है। कौन सा होता है, राइजोबियम होता है। क्योंकि आप सभी को पता है राइजोबियम जो स्पीसीज नामक जो बैक्टीरिया होते हैं, तो इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इनका प्रयोग नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए तो किया जाता है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। वो बैक्टीरिया कौन सा होता है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है। अब राइजोबियम की बहुत सारी स्पीसीज होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा
कि राइजोबियम ट्राइफोलाई, तो क्या होता है, राइजोबियम की ही स्पीसीज है जिसका प्रयोग मुख्यतः बरसिम में किया जाता है। राइजोबियम मेलिलोटाई, जिसका प्रयोग मुख्यतः राजमा में किया जाता है। राइजोबियम मेग्यूमिनेसरम, तो जिसका प्रयोग मटर लेग्यूमिनेसम में किया जाता है। ठीक है, ये सभी याद रखना। किसकी स्पीसीज होती है, राइजोबियम की ही स्पीसीज होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कच्चे अस्थि चूर्ण में अधिक मात्रा में होता है, मतलब कौन सा कंटेंट होता है, ये होता है फास्फोरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है आइसोप्रोटेन है एक, तो क्या होता है आइसोप्रोटेन, ये होता है एक खरपतवार नाशी होता है। क्या होता है आइसोप्रोटेन, ये होता है खरपतवार नाशी होता है, मतलब खरपतवारों को नष्ट करने के लिए आइसोप्रोटेन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस फसल को दूसरी फसलों की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है, तो सबसे कम पानी की आवश्यकता किसे होती है, बाजरे को या चने को होती है। इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है कि यानी सबसे कम पानी की आवश्यकता किसे होती है, या तो बाजरे को या फिर चने को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सामान्यतः फव्वारा सिंचाई पद्धति में, याद रखिएगा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि सामान्यतः फव्वारा सिंचाई पद्धति में उपयोग में आने वाली पाइप की लंबाई कितनी होती है। यहाँ पर पूछा गया पाइप की लंबाई कितनी होती है, तो याद रखिएगा 6 मीटर होती है। कितनी होती है, 6 मीटर रखी जाती है। ठीक है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको स्पेशली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में गेहूं की पानी की आवश्यकता कितनी होती है, तो ये होती है 600 mm होती है, मिलीमीटर होती है। याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, किसमें पूछा गया आपसे, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, तो ये होती है 600 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पार्सम फ्लूम द्वारा मापी जाती है। अब याद रखिएगा पार्सम फ्लूम मेथड है, तो इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, सिंचाई जल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए। याद रखिएगा, मात्रा को ज्ञात करना है, न कि उसकी क्वालिटी को ज्ञात कर रहे हैं, उसकी क्वांटिटी को हम ज्ञात कर रहे हैं। किसको ज्ञात कर रहे हैं यार, सिंचाई जल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, पार्सम फ्लूम का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बोने गेहूं की फसल में 2,4-D का उपयोग कब करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है बोने गेहूं में 2,4-D का प्रयोग, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा गया है कि कितने दिन बाद में करते हैं, ये करते हैं उसकी सोविंग करने के 35 दिन बाद में। 2,4-D का प्रयोग कब किया जाता है, बोने गेहूं में, एक किया जाता है बुआई करने के 35 दिन बाद में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पेंटेड बग किस फसल का नाशक कीट होता है, तो ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेंटेड बग, तो ये किसका होता है, ये होता है याद रखिएगा सरसों का होता है। पेंटेड बग और आरा मक्खी, ये दोनों याद रखिएगा कि पेंटेड बग और आरा मक्खी, तो ये दोनों किसके होते हैं, ये दोनों ही याद रखना सरसों के कीट होते हैं। किसके होते हैं, सरसों के कीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जई की फसल को राजस्थान में किस ऋतु में उगाया जाता है, तो याद रखिएगा गेहूँ जो जई तो रबी में ये तो लिया जाता है। राजस्थान में अगर हम बात करते हैं गेहूँ हुआ, जो हुआ, जई हुआ, तो इन सभी फसलों को किस सीजन में लिया जाता है, ये लिया जाता है रबी सीजन में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 100 किलोग्राम सरसों से कितना तेल प्राप्त किया जा सकता है, मतलब आपके पास 100 किलोग्राम जब सरसों है तो आप उससे कितना तेल प्राप्त कर सकते हो, तो वो प्राप्त कर सकते हैं 33 किलोग्राम। याद रखिएगा, अगर आपके पास 100 किलोग्राम सरसों है तो उससे हमें प्राप्त हो सकता है कितना तेल, 33 किलोग्राम। ठीक है, 33 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि RSG 888 नहीं बल्कि RSG 888 है, तो ये किसकी किस्म होती है, ये होती है चने की होती है। RSG 888 ये किसकी किस्म होती है, ये होती है चने की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि किस फल के पौधों में परागण आदमी, किस फल के पौधों में परागण आदमी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी जो पोलिनेशन की जो क्रिया की जाती है, जो परागण की क्रिया की जाती है, ये किसके द्वारा की जाती है, ह्यूमन के द्वारा की जाती है, आदमी के द्वारा की जाती है। तो कौन सा फसल होती है, वो होती है खजूर होता है। याद रखिएगा, खजूर में किसके द्वारा किया जाता है परागण, ये किया जाता है आदमी के द्वारा किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछता है आम में किसके द्वारा किया जाता है, तो आम में जो परागण किया जाता है आम में, ये किया जाता है घरेलू मक्खी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, आम में घरेलू मक्खी के द्वारा। और अगर आपसे पूछता है खजूर में, तो खजूर में किसके द्वारा किया जाता है परागण, ये कैसा है मानव के द्वारा किया जाता है, ह्यूमन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सेब किसकी किस्म होती है, तो याद रखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि सेब किसकी किस्म होती है, तो होती है बेर की होती है। ठीक है, एक डाउटफुल क्वेश्चन है, तो इसे आप नोट कर सकते हो कि सेब किसकी होती है, बेर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में खजूर को 8 × 8 मीटर की दूरी पर लगाने से कितने पौधे लगेंगे,
यहाँ पर आपसे पूछा है 1 हेक्टेयर आपके पास क्षेत्र है और उसमें आपसे पूछा गया कि 8 × 8 मीटर की दूरी पर हम प्रति पौधा लगा रहे हैं, तो प्रति हेक्टेयर कितने पौधे लग सकते हैं? तो ये लगेंगे 156 पौधे। इसे आप याद रख लीजिए, डायरेक्टली इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई से भी पूछा जाता है प्रति हेक्टेयर में अगर उनके मध्य 8 × 8 मीटर की दूरी रखी जाती है तो उसमें कितने पौधे लगाए जा सकते हैं? वो लगाए जा सकते हैं 156 पौधे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उससे पहले जल्दी से वीडियो लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इतना तो आप कर ही सकते हो कि वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग किया है, तो इसका प्रयोग कहाँ पर किया है या फिर किसके लिए किया है? ये किया है फफूंदी जनित रोगों के नियंत्रण करने के लिए। किसके लिए किया है? याद रखिएगा, बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग ये किया है जो फंजाई कवक जनित जो रोग होते हैं, फफूंदी जनित जो रोग होते हैं उनको नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया है? उनको कंट्रोल करने के लिए ये किया है बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग किया है। इसके साथ साथ बोर्डेक्स मिश्रण का प्रयोग या फिर इसका जो डेवलप किया गया था, जो विकास किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था मिलार डेट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मिलार डेट के द्वारा किया गया था। और अगर आपसे पूछता है बोर्डेक्स मिश्रण का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग है ये किस फसल में किया गया था? अंगूर फसल में किया गया था। किसमें किया गया था? अंगूर में। अब कौन से रोग को नियंत्रित करने के लिए किया गया था? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। किसको? याद रखिएगा, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बोवर सिस्टम किस फल का सिस्टम है? तो याद रखिएगा, बोवर ये ट्रेनिंग और प्रूनिंग का सिस्टम है। याद रखिएगा, अंगूर के पौधे के साधने का मतलब यहाँ उसको अंगूर को ट्रेन करने का एक मेथड होता है। बोवर क्या होता है? याद रखिएगा, अंगूर को साधने का एक मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कंचन किसकी किस्म होती है? तो कंचन होती है आंवले की। किसकी होती है कंचन? याद रखिएगा, आंवले की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फालसा के एक पौधे से लगभग कितनी उपज प्राप्त हो जाती है? तो अगर हम बात करते हैं फालसा का जो एक पौधा है तो उसे कितनी यील्ड प्राप्त हो जाती है? तो वो प्राप्त हो जाती है 5 किलोग्राम प्रति पौधा। कितनी प्राप्त होती है? 5 किलोग्राम प्रति पौधा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रसंस्करण के बाद 100 किलोग्राम इसबगोल के बीजों से कितनी भूसी प्राप्त की जा सकती है? तो अगर हम बात करते हैं भूसी मतलब इसबगोल की भूसी, जिसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? कल ही आपको बताया गया था, मानव में पाचन संबंधित रोगों के निदान के लिए। मानव में पाचन संबंधित रोगों के निदान के लिए किसका प्रयोग किया है? इसबगोल की भूसी का प्रयोग किया है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया अगर आपके पास मान लीजिए 100 किलोग्राम इसबगोल है तो उससे आप कितनी भूसी प्राप्त कर सकते हो? तो वो प्राप्त कर सकते हैं 30 किलोग्राम। याद रखिएगा, कितनी प्राप्त कर सकते हैं हम इसबगोल की भूसी? ये प्राप्त करते हैं 30 किलोग्राम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि साधारणतः सफ़ेद मूसली को कब बोया जाता है? तो इसकी जो सोविंग का टाइम होता है कब बोया जाता है इसे? ये बोया जाता है जून से जुलाई के मध्य है। याद रखिएगा, सफ़ेद मूसली जिसे क्लोरोफाइटम के नाम से जाना जाता है, इसे कब बोया जाता है? ये बोया जाता है जून से जुलाई के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फलों के रस के परिरक्षण में कौन से रसायन परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, मुख्यतः 2 का यूज़ किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग और पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट का प्रयोग। पोटेशियम मेटाबाई सल्फेट का प्रयोग रंगहीन फलों के लिए किया जाता है और रंगीन फलों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मुख्यतः अश्वगंधा पौधे का कौन सा भाग औषधियाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है? मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है अश्वगंधा का सबसे पहले तो बॉटनिकल नेम क्या होता है? विथानिया सोमनीफेरा होता है। क्या होता है? विथानिया सोमनीफेरा होता है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा भाग मतलब कौन सा ऐसा तत्व होता है पौधे में जो कि प्रयोग में लिया जाता है, तो होता है विथेनिन होता है। कौन सा होता है तत्व? इसमें होता है विथेनिन होता है, जिसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है इसका कौन सा भाग यानी कौन सा प्लांट पार्ट को हम यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ किया जाता है जड़ का यूज़ लिया जाता है। कौन सा कंटेंट? तो विथेनिन। और कौन सा भाग, कौन सा पार्ट? तो ये लिया जाता है जड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ आया है कि अश्वगंधा का नाम क्या होता है? विथानिया सोमनीफेरा होता है। ठीक है, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है जिसका हम प्रयोग करते हैं? वो होता है विथेनिन होता है। इसका
कौन सा वो पार्ट होता है, वो भाग होता है पौधे का जिसका हम यूज़ करते हैं, वो कौन सा होता है, जड़ होता है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस अपनी जगह एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, तो इन्हें आप स्पेशली देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुख्य है अश्वगंधा, ये तो हमने क्लियर कर ही लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी भेड़ की प्रजाति अच्छी मात्रा में दूध देती है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं भेड़ की प्रजाति जो कि अच्छा दूध देती है, तो वो कौन सी होती है, सोनाड़ी होती है। कौन सी होती है, सोनाड़ी। और सोनाड़ी मुख्यतः कहाँ पर देखी जाती है, उदयपुर क्षेत्र में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गाय में दूध का बुखार किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा, दुग्ध ज्वार। याद है, दुग्ध ज्वार ये किसके कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। जो मिल्क फीवर आता है तो किसके कारण आता है, ये आता है कैल्शियम तत्व की कमी से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बधियाकरण कास्ट्रेशन के लिए कौन सा औजार प्रयोग में लिया जाता है। तो ये लिया जाता है यहाँ बर्डीजो कास्ट्रेटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा कि पशुओं में बधियाकरण करने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है, वो लिया जाता है बर्डीजो कास्ट्रेटर का हम यूज करते हैं। ये भी एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्या है, बर्डीजो कास्ट्रेटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्यूटाइरोमीटर से क्या मापा जाता है। तो याद रखिएगा, ब्यूटाइरोमीटर है तो इसका प्रयोग कैसा है, दूध की वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए। याद रखिएगा, जो फैट कंटेंट है, तो फैट कंटेंट ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया है, ब्यूटाइरोमीटर का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नकलिंग किसकी विधि होती है। तो याद रखिएगा, नकलिंग कौन सी विधि होती है, फिर किसकी विधि होती है। इस विधि के द्वारा याद रखना गाय व भैंस का दूध निकाला जाता है। जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा कि अंगूठा विधि, पूर्ण हस्त विधि, और जिनमें से सबसे बेस्ट कौन सी होती है, पूर्ण हस्त विधि। ठीक है, अगर आपको पूछा आता है नकलिंग से संबंधित तो नकलिंग किसकी विधि होती है, गाय व भैंस का दूध निकालने की। और अगर आपसे पूछा जाए कि दूध निकालने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सा होती है, तो होती है, याद रखिएगा, पूर्ण हस्त विधि। कौन सी होती है, पूर्ण हस्त विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध के कौन से उत्पाद में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो आप सभी को पता है घी में होती है। किसकी होती है, याद रखिए, वसा की सबसे ज़्यादा मात्रा किस बाई प्रोडक्ट में होती है, वो होती है घी में। कितनी होती है, 99.9% होती है। कितनी होती है, 99.9% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशुपालन में साधारणतः सोडियम हाइड्रोक्साइड काम में लिया जाता है। तो किसके लिए लिया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर आपसे पूछा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन दोनों का ही प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, स्पेशली ये दोनों का ही प्रयोग किया जाता है सींग रोधन के लिए, मतलब सींग को हटाने के लिए या फिर सींग को पूर्ण रूप से नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उच्च गुणवत्ता का खोआ बनाने के लिए किसका दूध अच्छा माना जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है खोआ, ये मतलब खोया, तो ये तो बनाया जाता है भैंस का। जो खोआ बनाया जाता है वो तो बनाया जाता है सबसे अच्छा, ये बनाया जाता है भैंस के दूध का। और अगर आपसे पूछता है छेना, तो छेना सबसे बेस्ट किसका बनता है, इसके दूध का बनता है, ये बनता है गाय के दूध का बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों के लिए, अंडे देने वाली 1000 मुर्गियों के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी। तो ये हो गया है 0.25 एकड़। याद रखिएगा, यहाँ पर आपको स्पेशली पूछा गया है 1000 मुर्गियों के लिए तो कितनी ज़रूरत होती है, उनके लिए होती है 0.25 एकड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अधिकतम सिंचाई क्षमता देने वाली सिंचाई विधि कौन सी होती है। तो आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा जो पानी की बचत होती है, पानी की जो सेविंग होती है, वो किस मेथड में होती है, वो होती है ड्रिप विधि में होती है, बूंद बूंद सिंचाई विधि में होती है। और बूंद बूंद सिंचाई विधि को या फिर ड्रिप मेथड को कहाँ से लिया गया था, इजराइल से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, इजराइल से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में फल व सब्जियों की प्रोसेसिंग का कितना % यूज किया जाता है। मतलब याद रखिएगा, जितना भी जो प्रोडक्शन लिया जाता है फल और सब्जियों का, उनमें से कितने % हिस्से का प्रोसेसिंग की जाती है, प्रसंस्करण किया जाता है, तो वो मात्र किया जाता है 2% का। ठीक है, 22% नहीं है, केवल और केवल 2% का हम प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। प्रोसेसिंग का मतलब मान लीजिए कोई सा भी उसका बाई प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उसे हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसका उपभोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका हम बाई प्रोडक्ट तैयार करके उसका हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए फलों का जैम तैयार किया जाता है, ठीक है, तो उसी प्रकार से ऐसे प्रोडक्ट तैयार करके प्रोसेसिंग के द्वारा हम केवल यहाँ 2% का ही यूज़ करते हैं। जितना हम यूज़ करते हैं उसका 15 से 20% तो याद रखिएगा वैसे ही खराब हो जाता है। याद रखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जितनी फल और सब्जियां हम उत्पादन करते हैं तो उनका कितना % हिस्सा
बिना कोई उपयोग हुए नष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, तो हो जाता है यहाँ 15 से 20% हिस्सा। जितना प्रोडक्शन होता है, जितना उत्पादन होता है फल और सब्जियों का, उसका 15 से 20% हिस्सा तो बिना कोई काम लिए हुए खराब हो जाता है, और केवल 2% याद रखेगा प्रोसेसिंग के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, जिसका बाय प्रोडक्ट तैयार करके हम उसका कंज्यूम करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दलहनी फसलें क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त बैठती है, लेकिन क्यों? इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि दलहनी फसलें यहाँ शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, कम अवधि की फसलें होती है। क्यों बैठती है यार यहाँ क्रॉपिंग सिस्टम में उपयुक्त? क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, कम अवधि की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको ये PDF है ये मिलने वाली है व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम ग्रुप पर आप तो सर्च कर सकते हो हमारे चैनल का नाम एग्री लर्नर्स पॉइंट, या फिर आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको इसकी PDF ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इसके साथ साथ कुछ स्पेशल क्लासेस की PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी एग्ज़ाम के लिए प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिससे कि आपको कुछ हेल्प हो सके आपकी एग्ज़ाम में, और आपका सिलेक्शन ही हमारा टारगेट है। तो इसके लिए आपको कुछ PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी ग्रुप्स पर। ठीक है, तो इसलिए ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फल पर रक्षण प्रिजर्वेशन की स्थायी विधि कौन सी होती है? तो यहाँ पर जितने भी मेथड दे रखे हैं, कैनिंग, बोटलिंग, कोल्ड स्टोरेज, प्रशीतन, सुखाना, ड्राइंग, ये सभी किस प्रकार के मेथड होते हैं? स्थायी विधि होती है, परमानेंट मेथड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का वह जिला जहाँ संतरे की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है या फिर की जा रही है। तो याद रखिएगा, संतरे की सबसे ज़्यादा खेती कहाँ पर की जाती है? झालावाड़ में की जाती है। इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी बोला जाता है। संतरे की खेती सर्वाधिक करने के लिए झालावाड़ किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का नागपुर भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो याद रखिएगा, किस जानवर को? तो रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, ऊँट को बोला जाता है। आपको अभी हमने बताया था किसे बोला जाता है रेगिस्तान का जहाज? ये बोला जाता है ऊँट को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में बीजीय मसाले वाली फसलों का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल तथा सर्वाधिक उपज वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर आपसे पूछा है भारत में बीजीय मसाले वाली फसलों का। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा था बीजीय मसाले वाली फसलों का क्षेत्रफल और उत्पादन, तो ये दोनों ही सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? केरल में होता है। कहाँ पर होता है? केरल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। और अगर आपसे पूछता है कि भारत में मुर्गी पालन की सीमा कितनी है? तो ये होती है 6% है। ठीक है, वैसे आप इसे स्किप कर दीजिए, थोड़ा सा ये वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये नहीं आएगा आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर इसको आप स्पेशली याद रखिएगा कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है? क्रिटिकल स्टेज का मतलब होता है क्रांतिक अवस्था। क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? आप सभी को पता है। फर्स्ट स्टेज तो कौन सी होती है? वो होती है हाँ CRI स्टेज। CRI स्टेज जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? CRI की ये होती है क्राउन रोड इनिशिएशन। कितने दिन बाद में निकलती है? 21 दिन बाद में निकलती है। ठीक है, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्ष जड़े जमते समय। क्राउन रूट इनिशिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्ष जड़े जमते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बर्ड फ्लू किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, बर्ड फ्लू, तो ये रोग किसका होता है? मुर्गियों का होता है। बर्ड फ्लू जो रोग होता है ये किस में होता है? मुर्गियों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, तो ये कितनी होती है? एवरेज रेनफॉल ये होती है 575 mm होती है। कितनी होती है? 575 mm। और अगर आपसे पूछता है टोटल इंडिया में, तो टोटल इंडिया में कितना होता है रेनफॉल? ये होता है 1190 mm। याद रखिएगा, भारत में तो कितनी होती है? 1190 mm वार्षिक वर्षा। और अगर आपसे पूछता है राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा, तो ये कितनी होती है? 575 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रजनन के उपयोग में आने वाले नर अश्व को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपसे पूछा नर अश्व को क्या कहते हैं? तो उसे बोला है स्टेलियन बोला है। प्रजनन के उपयोग में आने वाले नर अश्व को क्या कहते हैं? स्टेलियन बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्रीन हाउस पद्धति से फसल उत्पादन को होने वाला लाभ कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? ऑफ सीजन में फसल लेना। याद रखिएगा, ग्रीन हाउस जो पद्धति होती है, तो इसका जो मेन होता है, मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन फंक्शन होता है, मेन कार्य होता है, मेन उद्देश्य होता है, वो कौन सा होता है? ऑफ सीजन में फसल लेना। ऑफ सीजन में फसल लेना मतलब अगर मान लीजिए ये सीजन आम का नहीं है और इस सीजन में आम को लेना ही क्या कहलाता है? ऑफ सीजन कहलाता है।
ठीक है, याद रखिएगा। और यही मेन उद्देश्य किसका होता है, ग्रीन हाउस पद्धति का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बीटी कपास का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कौन से प्रदेश में है, कौन से प्रदेश में है या फिर कौन से स्टेट में है। तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा बीटी कॉटन को कहाँ पर ग्रो किया जाता है, ये कैसा है, महाराष्ट्र में लिया जाता है। बीटी कॉटन का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ पर है, ये होता है महाराष्ट्र में होता है। और बीटी कॉटन है, नाम आप सभी ने सुना है कि बीटी कॉटन है। तो इसमें कौन सा जीन ट्रांसफर किया जाता है, तो इसमें किया जाता है क्राई फर्स्ट जीन। याद रखिएगा क्राई फर्स्ट एसी, कौन सा किया जाता है, क्राई फर्स्ट एसी, इसमें जीन को ट्रांसफर किया जाता है। अब ये बीटी होता है क्या, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो बीटी एक प्रकार का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है। कौन सा होता है, बेसिलस थुरिनजिस नामक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। क्या होता है बीटी, बेसिलस थुरिनजिस नामक एक जीवाणु होता है जिसको ट्रांसफर किया जाता है बीटी कॉटन में। जो क्या करता है, याद रखना, जो कीट होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। ओके, और इसमें कौन सी जीन को ट्रांसफर किया गया था, क्राई फर्स्ट एसी को। किसको ट्रांसफर किया गया था, इसमें ये किया गया था क्राई फर्स्ट एसी को। ओके, और अगर हम बात करते हैं बीटी कॉटन की कुछ वेराइटीज जैसे कि बॉलगार्ड हुई। अगर आपसे पूछा जाता है कि बीटी कॉटन की एक कोई सी भी एग्जाम्पल बताइए वेराइटी का, तो वो कौन सी होती है, बॉलगार्ड होती है। कौन सी है, बॉलगार्ड है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि मगरा, मालपुरा एवं चोकला नस्ल की भेंटें कौन से इलाके में पाली जाती है। तो याद रखिएगा ये सभी होती है भेड़ की। आप यहाँ पर याद रखिएगा जो भेड़ की नस्लें होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में थोड़ा सा ये पूछा गया है, मगरा, मालपुरा और चोकला ये सभी किसकी होती है, भेड़ की नस्लें होती है। किसकी होती है, भेड़ की नस्लें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आम में यहाँ पर पूछा गया है आम में जो फ्लोरिंग का टाइम होता है, मतलब फूल आने का सही समय है, तो कौन सा होता है, तो वो होता है नवंबर से फरवरी के मध्य। आम में कब लगते हैं फ्लोरिंग, ये लगती है, याद रखिएगा, नवंबर से फरवरी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धान के खेतों में कौन सी गैस ज़्यादा निकलती है। तो याद रखिएगा धान के खेतों में तो कौन सी गैस निकलती है, धान के खेतों में ये निकलती है मीथेन गैस। और मीथेन गैस का सिंबल क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है इसका सिंबल, यह होता है CH4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ऑपरेशन फ्लड का लक्ष्य क्या होता है, मतलब इसको चलाया क्यों गया था, इसका उद्देश्य क्या होता है। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा दूध की पैदावार को बढ़ाना, जो मिल्क प्रोडक्शन होता है तो उसे इंक्रीज करना, याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड का मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि गेहूं के खेत में फेलियस माइनर की रोकथाम करने के लिए किसका या फिर किस वीडिसाइड का हम यूज़ करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है गेहूं के खेत में फेलियस माइनर मतलब गेहूसा। फेलियस माइनर किसका नाम होता है, गेहूसा का नाम होता है। और गेहूसा क्या होता है, गेहूं का एक नकलची खरपतवार होता है। ठीक है, गेहूसा क्या होता है, गेहूं का एक नकलची खरपतवार होता है। तो इसको नियंत्रित करने के लिए, इसकी रोकथाम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किस वीडिसाइड का हम प्रयोग करते हैं, तो यूज़ करते हैं आइसोप्रोटोयूरान का। किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ फेलियस माइनर गेहूसा का कंट्रोल करने के लिए ये कैसा है, आइसोप्रोटोयूरान का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पीली क्रांति का संबंध किससे होता है, किस क्षेत्र से संबंध होता है, तो होता है तिलहनी फसल के उत्पादन से। याद रखिएगा पीली क्रांति का संबंध किससे होता है, तिलहन उत्पादन से, मतलब ऑयल सीड प्रोडक्शन से। किससे होता है, ऑयल सीड प्रोडक्शन से पीली क्रांति का संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गुलाब में प्रवर्धन की विधि कौन सी होती है, तो याद रखें इसमें की जाती है बडिंग के द्वारा। गुलाब में जो प्रोपेशन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है बडिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेडजुल और हलावी किसकी प्रमुख किस्में होती है, तो याद रखिएगा मेडजुल हुई, हलावी हुई, खदरावी हुई, तो ये सभी किसकी वेराइटीज होती है, ये होती है खजूर की होती है। मेडजुल, हलावी, खदरावी ये सभी किसकी होती है, खजूर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दलहनी फसलें किसका अच्छा स्रोत होती है, तो याद रखिएगा दलहनी फसलें मतलब लेग्यूमिनेसी होती है। दलहनी फसलें मतलब लेग्यूमिनेसी, तो लेग्यूमिनेसी फसलें किसका अच्छा स्रोत होती है, तो ये सभी होती है प्रोटीन का होती है। किसकी होती है, प्रोटीन का स्रोत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केला किसका मुख्य स्रोत है, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है केला तो ये किसका मुख्य स्रोत होता है, ये होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भेड़ों का पालन कैसा है, तो याद रखिएगा भेड़ों का पालन क्यों किया जाता है, मतलब इससे क्या क्या प्राप्त हम कर सकते हैं। तो भेड़ों का पालन इसीलिए किया जा सकता है क्योंकि यहाँ इससे ऊन और चमड़े, पेड़ से ऊन और चमड़े दोनों प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के एरिड रीजन सिंचित क्षेत्र का मुख्य क्रॉपिंग सिस्टम क्या है।
मतलब यहाँ पर आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा जो एरिड जोन है तो वहाँ पर कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम को हम अप्लाई करते हैं वो आपको बताना है। तो हम कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम यूज़ करते हैं एरिड जोन्स में, ये यूज़ करते हैं उड़द व सरसों का। कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न हम यूज़ करते हैं एरिड जोन में, ये हम यूज़ करते हैं उड़द व सरसों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोटा में किस संस्थान का उर्वरक प्लांट है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं कोटा में तो कौन सा है यहाँ चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स। कौन सा है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है करनाल बंट नामक रोग किस फसल की संबंध है। तो याद रखना करनाल बंट किसका रोग होता है, ये होता है यहाँ गेहूं का होता है। अब किसके द्वारा होता है ये अगर आपसे पूछा जाता है तो ये होता है निवोसिया इंडिका के द्वारा। किसके द्वारा होता है, निवोसिया इंडिका, या फिर आपको देखने को मिल सकता है टिलिसिया इंडिका। याद रखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन है कि करनाल बंट का जो संबंध होता है ये किस फसल से होता है, ये होता है गेहूं से होता है। सेकंड क्वेश्चन जो बनेगा इससे ये बनेगा कि ये किसके द्वारा होता है, करनाल बंट जो रोग होता है गेहूं में ये किसके द्वारा होता है, तो ये होता है निवोसिया इंडिका या फिर टिलेसिया इंडिका के द्वारा होता है। ओके याद रखिएगा। और इसके साथ साथ एक और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लीजिए कोई सा ऐसा खेत है जिसमें करनाल बंट रोग हो गया तो उस खेत से कौन सी प्रकार की गंध आती है, कौन सी स्मेल आती है, तो आती है सड़ी हुई मछली जैसी। किस प्रकार की गंध आती है, स्मेल आती है, ये आती है सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दीमक पौधे के कौन से भाग को नुकसान पहुंचाती है। तो आप सभी को पता है यहाँ दीमक पौधे के कौन से भाग को खाती है, जड़ वाले पार्ट को खाती है, ठीक है। और यहाँ पर आपसे पूछा है कौन से भाग, तो कौन से भाग को खाती है, जड़ वाले पार्ट को खाती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा था सबसे ज़्यादा नुकसान किस फसल में पहुँचाती है, तो किस फसल में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, दीमक, ये पहुँचाती है मूंगफली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 10 किलोग्राम टमाटर के रस से टमाटर का केचप बनाने के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है 10 किलोग्राम जब आपके पास टमाटर है और आपको उसका केचप बनाना है तो आप कितनी चीनी की आवश्यकता आपको पड़ेगी, कितनी चीनी का आप इस्तेमाल करोगे, तो केवल हम यूज़ करेंगे 100 ग्राम। याद रखिएगा अगर आपके पास 10 किलोग्राम टमाटर है तो उसके लिए केचप आपको बनाना है तो कितनी चीनी की आवश्यकता पड़ेगी, केवल 100 ग्राम की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी फसल बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं आती है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि बीजीय मसालों के अंतर्गत कौन सी फसल नहीं आती है, तो मिर्च नहीं आती है। याद रखिएगा ऐसी कौन सी फसल है जिसे बीजीय मसालों के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, तो कौन सी होती है, मिर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा जैव उर्वरक है। तो जैव उर्वरक कौन सा है, मतलब यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखे थे कुछ, उनमें से राइट आंसर क्या था, राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम क्या होता है, एक प्रकार का बायो फर्टिलाइजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है शुष्क क्षेत्रों में किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर बताना था। तो वहाँ पर आपको पूछा गया था कि किस फल की शुष्क क्षेत्रों में खेती नहीं की जाती है, तो चीकू की नहीं की जाती है। ठीक है, चीकू को याद रखना एरिड जोन में उगाया नहीं जा सकता है, ग्रो नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नमक के घोल की कितनी सांद्रता, कितनी प्रतिशत पर फलों की डिब्बाबंदी की जाती है। दोबारा से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया नमक की घोल या फिर नमक की कितनी सांद्रता पर फलों को डिब्बाबंदी की जाती है, फलों की कैनिंग की जाती है। तो हम यूज़ करते हैं 1.8% पर, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे मान लीजिए 1 से 2% जो सांद्रता रखी जाती है नमक की घोल की, उसी में फलों की कैनिंग की जाती है, डिब्बाबंदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गाजर मुख्य स्रोत होता है। तो गाजर किसका स्रोत होता है, ये होता है कैरोटीन का होता है, मतलब विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है साधारणतः गाय भैंस के शरीर का तापमान कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। गाय भैंस का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये कितना होता है, ये होता है 37.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा है आलू की बुआई करने के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है, मतलब कितनी। अब यहाँ पर याद है सीड रेट हम यूज़ कर रहे हैं कंद में, ट्यूबर में हम यूज़ कर रहे हैं, तो कितने कंदों की हमें ज़रूरत पड़ती है प्रति हेक्टर, ये पड़ती है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर। याद है कितने कंदों की हमें आवश्यकता पड़ती है प्रति हेक्टर, ये यूज़ करते हैं हम 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी बीमारी जीवाणु जनित बीमारी है, मतलब बैक्टीरिया जनित रोग है। तो कौन कौन से होते हैं, गिल्टी रोग हुआ जिसे हम एंथ्रेक्स रोग नाम से जानते हैं, थेनेला रोग और झैरवाद रोग जिसे हम ब्लैक क्वार्टर के नाम से जानते हैं। दोबारा से देख लीजिए कि एंथ्रेक्स रोग, थनेला रोग और ब्लैक क्वार्टर रोग ये सभी किसके द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा पोषक तत्व है पौधे के लिए आवश्यक नहीं है। तो ये जो राइट आंसर है यहाँ पर आर्गन दे रखा है। और आर्गन क्या होती है, एक प्रकार की गैस होती है जिसकी आवश्यकता पौधों को नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी किस्में गेहूं की है। तो यहाँ पर आपको कुछ वेराइटीज दे रखी है गेहूं की। तो ये सभी किसकी होती है, गेहूं की होती है। जैसे कि राज 3077 लोक फर्स्ट है, राज 3777। तो ये सभी किसकी किस्में होती है, गेहूं की किस्में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी बेर की किस्म है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं बेर की किस्में तो मुंडिया और गोला। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सेब हुई, गोला हुई, मुंडिया हुई। तो ये सभी किसकी होती है, बेर की मोस्ट पॉपुलर किस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या है, एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोमाती रोग, ठीक है, गोदाती नहीं बल्कि गोमाती रोग है ये, कि गोमातिया जिसे यहाँ गमोसिस के नाम से आता है, ये किस फल वाली सब्जियों के लिए, किस फल सब्जी के लिए संबंधित होता है, या फिर ये रोग होता है ये किस फल सब्जी में होता है। तो ये होता है यार नींबू वर्गीय फलों में। याद रखिएगा गमोसिस रोग जो रोग होता है ये किन फसलों में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है नींबू वर्गीय फलों में। ठीक है, याद रखिएगा जो सिट्रस प्लांट होता है, सिट्रस जो स्पीसीज होती है, इन सभी में कौन सा रोग देखने को मिलता है, गमोसिस रोग देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्वार फाटे को किस वर्ग में रखा गया है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं एलोवेरा, तो एलोवेरा को किस वर्ग में रखा गया है, इसको रखा गया है औषधि फसल में। क्यों रखा गया है, क्योंकि यार इसके आपने पढ़ा होगा कि एलोवेरा का प्रयोग मुख्यतः जो आपकी स्किन इन्फेक्शंस होते हैं तो उनके कंट्रोल के लिए कैसा है, जो आपकी स्किन जो ब्यूटी के लिए जो पाउडर इस्तेमाल किए जाते हैं तो उनको बनाने के लिए एलोवेरा का प्रयोग कैसा है। तो इसके ऐसे मेडिसिनल यूज़ बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इसे किस वर्ग में रखा गया है, किस वर्ग में रखा गया, ये रखा गया है औषधि फसलों के वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दूध की शर्करा को क्या कहते हैं। तो याद रखें दूध की शर्करा को, दूध की जो शर्करा होती है उसे बोला जाता है लैक्टोज शर्करा। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो करनाल हरियाणा में स्थित है। एनडीआरआई कहाँ पर स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है थार का रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ थार का रेगिस्तान कहाँ है, भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में अंगूर लगाने का सर्वोत्तम समय कौन सा होता है। तो याद रखिएगा अंगूर का पूछा गया है, अंगूर लगाने का सर्वोत्तम समय तो कौन सा होता है, जनवरी से फरवरी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट में कितने किलोग्राम फास्फोरस प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं 100 किलोग्राम एसएसपी, तो एसएसपी में कितना किलोग्राम फास्फोरस होता है, ये होता है 16 किलोग्राम। और अगर आपसे पूछा है सल्फर, तो सल्फर कितना होता है 100 किलोग्राम। जब हम एसएसपी का यूज़ करेंगे तो उसमें सल्फर कितना प्राप्त होता है 12 किलोग्राम और फास्फोरस कितना प्राप्त होता है 16 किलोग्राम। दोबारा से देख लीजिए कि सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस तो कितना होता है 16% और सल्फर कितना होता है 12% होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है। तो याद रखिएगा हमें क्या ज्ञात करना है, अपेक्षित घनत्व। तो दूध का अपेक्षित घनत्व लैक्टोमीटर के द्वारा ज्ञात किया जाता है और लैक्टोमीटर की रीडिंग क्या होती है 0 से 40 होती है। याद रखिएगा एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हम किस उपकरण का यूज़ करते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते हैं लैक्टोमीटर का। ठीक है, अगर आपसे पूछा था लैक्टोमीटर की रीडिंग क्या होती है, इसका जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, तो ये होती है 0 से 40 होती है। कितनी होती है, 0 से 40 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी किस्में स्वीट ऑरेंज की है। तो याद रखिएगा अगर आपसे बताए स्वीट ऑरेंज, तो स्वीट ऑरेंज की यहाँ ब्लड रेड है। ब्लड रेड किसकी है, स्वीट ऑरेंज की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में राठी गाय की नस्ल कौन सी जिले में पाई जाती है। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर है। ठीक है, जो राठी गाय है इसका वितरण किन किन जिलों में है, ये होता है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है आरजीसी 936 जो कि एक कॉमन क्वेश्चन है, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरजीसी 936 किस फसल की उन्नत किस्म होती है। तो ये होती है ग्वार की होती है। किसकी होती है, ग्वार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लौकी की प्रति हेक्टर औसत उपज कितनी होती है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा है यील्ड औसत उपज, तो इसकी कितनी प्राप्त हो जाती है, ये प्राप्त हो जाती है 150 से 250 क्विंटल। कितनी प्राप्त हो जाती है प्रति हेक्टर उपज, ये प्राप्त हो जाती है 150 से 250 किलोग्राम, 250 क्विंटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो क्या है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आम के प्रसारण के लिए कौन सी प्रसारण विधि अधिक प्रचलित है। मतलब इसका जो प्रोपरेशन कैसा है आम का, एक किस विधि के द्वारा कैसा है, ये कैसा है विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा कैसा है। याद रखिएगा कि आम का जो प्रसारण कैसा है, जो प्रवर्धन कैसा है, ये किस विधि के द्वारा कैसा है, ये कैसा है विनियर ग्राफ्टिंग विधि के द्वारा कैसा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कितनी उम्र में बकरी से अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है। तो याद रखिएगा 6 से 12 महीने में। कितनी उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है, तो वो प्राप्त किया जा सकता है 6 से 12 महीने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मिर्च की 1 हेक्टेयर फसल के लिए कितनी बीज दर होनी चाहिए। तो हम कितनी बीज दर यूज़ करते हैं, कितनी सीड रेट यूज़ करते हैं मिर्च की, ये करते हैं केवल 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि कितनी उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है, तो वो बकरी जो कि यहाँ 6 से 12 मंथ की होती है उससे सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है मिर्च की सीड रेट क्या होती है, बीज दर क्या होती है, तो ये होती है 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में रबी के दौरान फसलों से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई किसके द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है कुएं व नलकूप के द्वारा की जाती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या होते हैं, सोर्स क्या होते हैं, तो कौन से होते हैं, कुएं व नलकूप होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए पूरे भारत में, तो पूरे भारत में जो सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है ये नहरों के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, नहरों के द्वारा सबसे ज़्यादा की जाती है भारत में। और अगर आपसे पूछता है राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई, तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है कुएं व नलकूप के द्वारा की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान के किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा सबसे अधिक होती है। तो याद रखिएगा झालावाड़ में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कितनी होती है, याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, झालावाड़ में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ज्वार फसल की जगह कौन सी फसल को ले लिया गया है। मतलब याद रखिएगा कि वहाँ पर ज्वार फसल को नहीं लिया जाता है, बल्कि ज्वार फसल की जगह हम किस फसल को यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं सोयाबीन को। याद रखिएगा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ज्वार की जगह किस फसल को हम ग्रो करते हैं, सोयाबीन को हम ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन की अधिक उपज देने वाली कौन सी किस्म राजस्थान के सबसे बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो कौन सी होती है, मोनेटो होती है। कौन सी होती है, मोनेटो होती है, जिससे यहाँ उसके अधिक यील्ड के कारण सबसे अधिक क्षेत्रफल पर ग्रो किया जाता है, उत्पादन लिया जाता है। अब इसके साथ साथ मान लीजिए अगर आपसे पूछता है सोयाबीन की कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हैं जो कि आपको याद रखनी है। याद रखिए गौरव और मोनेटो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्म है। ये किसकी होती है, गौरव और मोनेटो किस्म है, ये होती है यहाँ सोयाबीन की होती है। किसकी होती है, गौरव और मोनेटो, ये होती है सोयाबीन की किस्में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आम की बोनी किस्मों के लिए कितनी दूरी पर पौधे लगाए जाते हैं। मतलब पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो कितनी दूरी पर हम यूज़ करते हैं, यहाँ 2.5 इंटू 2.5 फुट की जगह 2.5 इंटू 2.5 फुट या फिर मीटर है, इसे आप एक बार चेक कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड कहाँ स्थित है। तो अगर आपसे पूछता है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, तो ये कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल में सबसे ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे थे, उसमें से आपसे पूछा गया था कोलेस्ट्रॉल मतलब खीस। अब खीस आपको पता होगा, खीस जो सबसे अच्छा स्रोत होता है, सोर्स होता है, किसका होता है, खनिज व विटामिन का होता है। किसका होता है, खनिज व विटामिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खजूर के पेड़ का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं खजूर के पेड़ का ओरिजिन प्लेस, तो कौन सा होता है, इराक होता है। कौन सा होता है, इराक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान अन्य राज्यों से किस क्षेत्र में सबसे अग्रणी है। तो ये क्वेश्चन भी हमने आपको कल ही बताया था कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा पीली क्रांति को बढ़ावा मिला है। मतलब याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है भारत में पीली क्रांति में पहले स्थान पर कौन सा आता है, तो वो राजस्थान ही आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पीली क्रांति का सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा मिला था ये राजस्थान में ही देखने को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी अनार की किस्म है। तो अनार की किस्म कौन सी होती है, ढोलका होती है। कौन सी होती है, अनार की किस्म ये होती है, ढोलका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है खुली पशुशाला में वयस्क भैंस को कितने स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है ओपन जो पशुशाला होती है, शेड हाउस होता है, तो उसमें यहाँ पर आपसे पूछा है एक भैंस को कितने स्थान की आवश्यकता होती है। तो उसे जो ज़रूरत होती है स्थान की वो होती है 80 से 100 वर्ग फुट। कितने स्थान की आवश्यकता होती है, 80 से 100 वर्ग फुट की उसे आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पपीते में कितने समय में फल आने लगते हैं। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा है पपीते में कितने समय में फल आते हैं, तो ये आ जाते हैं 12 मंथ में।
क्योंकि यहाँ केला और पपीता ये दोनों ही याद रखना अपने जो लाइफ साइकिल है उसमें केवल एक बार फल देते हैं। कितने समय में देते हैं? 12 महीने में फल दे देते हैं। 11 या 12 महीने में ये फल दे देते हैं। पूरे लाइफ साइकिल में कितनी बार देते हैं? एक बार फल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कुरूपता कौन से फल के उत्पादन की एक महत्वपूर्ण गंभीर समस्या होती है? तो याद रखना कुरूपता। तो कुरूपता भी किसकी समस्या होती है, मतलब किसकी डिजीज होती है? ये होती है नींबू की डिजीज होती है, नींबू का रोग होता है। किसका होता है कुरूपता रोग? ये होता है नींबू का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान के बारानी क्षेत्रों में किसान किसके लिए मिश्रित सस्यकरण को ज़्यादातर अपनाते हैं? मतलब ऐसा कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम है जिसे वो सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, लेकिन क्यों? इसका रीज़न क्या होता है? तो याद रखिएगा इसे हम यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उससे अच्छी हमें यील्ड प्राप्त होती है, अधिक हमें उत्पादन प्राप्त होता है। इसलिए याद रखना हम क्रॉपिंग पैटर्न को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सही इंडिकेशन आपको समझ नहीं आया है दोबारा से देखिए कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो बारानी क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर किसान क्रॉपिंग पैटर्न को ज़्यादातर यूज़ करता है, लेकिन क्यों? इसका रीज़न क्या होता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन क्यों करते हैं हम यूज़ क्रॉपिंग पैटर्न को या फिर क्रॉपिंग सिस्टम को? ये हम यूज़ करते हैं क्यों? क्योंकि इससे हमें अधिक इनकम प्राप्त होती है, अधिक उत्पादन हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉपिंग सिस्टम को सबसे ज़्यादा अप्लाई करते हैं बारानी क्षेत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा होता है? तो कौन सा होता है? मत्स्य चूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस नस्ल की भैंस के सींग दराती के समान होता है? तो दराती नुमा सींग किसके होते हैं? सुरती नामक भैंस के होते हैं। याद रखिएगा सुरती नामक भैंस के सींग किस प्रकार के होते हैं? दराती नुमा होते हैं। इसके साथ साथ अगर आपसे पूछा जाता है जलेबी नुमा, तो जलेबी के आकार के किसके होते हैं? मुर्रा भैंस के होते हैं। याद रखिएगा कि दराती नुमा मतलब सिकल सेफ के किसके होते हैं? सुरती के होते हैं। और जलेबी के आकार के किसके होते हैं? मुर्रा नामक भैंस के होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस फल फसल को एक वर्ष अच्छी तथा एक वर्ष कम उपज की समस्या का सामना करना पड़ता है? मतलब आपको क्वेश्चन में पूछा है एक वर्ष तो अच्छी उससे उत्पादन प्राप्त होता है और एक वर्ष बिल्कुल भी उत्पादन नहीं प्राप्त होता है। तो ये समस्या किस फल की होती है? ये होती है यहाँ आम की होती है। क्यों होती है? क्योंकि आपको पता है कि आम में किस प्रकार का फलन देखने को मिलता है? एकांतर फलन देखने को मिलता है। एकांतर फलन का मतलब होता है एक साल फल आना, एक साल फल नहीं आना, एक साल फल आना, एक साल फल नहीं आना। तो यही तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वर्ष तो अच्छी उत्पादन प्राप्त हो रहा है, एक वर्ष बिल्कुल भी उत्पादन नहीं प्राप्त हो रहा है। तो कौन सी फसल होती है? वो होती है आम होती है, जिसमें एकांतर फलन समस्या मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अधिक उपज प्राप्त करने के लिए अंगूर रोपण की इष्टतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये रखी जाती है 3 मीटर से 3 मीटर की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गन्ने की फसल के लिए नाइट्रोजन की प्रति हेक्टेयर औसत आवश्यकता कितनी होती है? तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, गन्ने को नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम कितना देते हैं उसे याद रखिएगा 125 से 150 किलोग्राम। कितने देते हैं? 125 से 150 किलोग्राम देते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए गन्ने में अगर आपने नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग कर दिया तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी? तो उससे यहाँ पायरिला जैसी प्रॉब्लम आ जाती है। क्या आ जाती है? पायरिला जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि पायरिला का इफेक्ट बढ़ जाता है। अगर आपने नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग किया तो उससे क्या हुआ? पायरिला का ज़्यादा अटैक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक बार डाली गई जैव खाद फसल के उत्पादन में कितनी अवधि के लिए प्रभावी रहती है, इफेक्ट रहती है? अब यहाँ पर याद रखिएगा एक बार आपको देखने को मिल रहा है कि कार्बनिक खाद, अगर आप कार्बनिक खाद का प्रयोग करते हो तो उसका जो इफेक्ट रहता है खेत पर ये रहता है 2 से 3 साल के लिए। याद रखिएगा जैविक खाद का जो प्रभाव रहता है खेत पर ये रहता है 2 से 3 साल के लिए। अगर आप रसायन का यूज़ करोगे तो रसायन का केवल एक सीजन तक या फिर 1 साल तक लास्ट रहता है। ठीक है, रसायन का प्रयोग कितने या फिर उसका जो प्रभाव रहता है खेत पर ये कितने समय के लिए रहता है? ये रहता है केवल 6 मंथ के लिए या फिर साल भर के लिए। जबकि अगर हम बात करते हैं कार्बनिक खाद तो इसका रहता है 2 से 3 साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसी मौसम में फसलों का औसत उत्पादन मुख्यतः किस कारण से कम होता है? तो अब ये आप याद रखना, अगर हम बात करते हैं राजस्थान, तो राजस्थान में वैसे ही कम वर्षा होती है, लेकिन जितनी भी जो वर्षा होती है वो असमान वितरण होता है। असमान वितरण का मतलब होता है कि मान लीजिए कहीं स्थान पर ज़्यादा वर्षा हो रही है और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं हो रही। जैसे कि अगर हम बात करते हैं राजस्थान के लिए, तो राजस्थान में क्या होता है कि जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान होता है तो वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान, तो पश्चिमी राजस्थान में बिल्कुल भी न के बराबर वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हुई असमान वितरण। तो यही जो मेजर प्रॉब्लम होती है उत्पादन की कमी होने के कारण।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाइट लेगहॉर्न का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है उत्पत्ति स्थल, तो इसका जो नेटिव प्लेस माना था ये किसे माना है, इटली को माना है। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो व्हाइट लेगहॉर्न होता है, ठीक है, जो मुर्गी की नस्ल होती है, तो इसके द्वारा सबसे ज़्यादा अंडे दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं प्रतिवर्ष, 240 अंडे प्रतिवर्ष दे दिए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा दिए जाते हैं, सबसे ज़्यादा विश्व में अंडे ये दिए जाते हैं व्हाइट लेगहॉर्न के द्वारा, और जिसका उत्पत्ति स्थल किसे माना गया है, इटली को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ब्रीडर द्वारा बढ़ोतरी उत्पादित तथा सप्लाई किए गए बीज को क्या कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको ये तो पता चल गया क्वेश्चन में ही ब्रीडर द्वारा, तो ब्रीडर द्वारा कौन सा सीड उत्पन्न किया जाता है, प्रजनक बीज तैयार किया जाता है या फिर मूल आधार बीज तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि फसलों में उर्वरक के पोषण की अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए इसे डाला जाना चाहिए। ठीक है, आपको जो उर्वरक आप देते हो तो उसकी दक्षता आपको सबसे अधिक प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए हम याद रखना सीड ड्रिल मशीन का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे सीड ड्रिल मशीन का प्रयोग, क्योंकि सीड ड्रिल मशीन के द्वारा हम बीज और उर्वरक को मिलाकर आसानी से उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, सीड ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। उर्वरक की दक्षता को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सीड ड्रिल मशीन का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें सीड और उर्वरक दोनों का आसानी से हम मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % हिस्सा है, ये होता है 10.41% होता है। कितना होता है, 41% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सब्जियों में नर्सरी तैयार करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान कौन सा होता है। अब यहाँ पर याद रखिए कि मान लीजिए कोई सी सब्जी है, उसकी आपको नर्सरी तैयार करनी है। नर्सरी आप तैयार करोगे उसके बाद में ही तो पौध तैयार करोगे, जो मेन फील्ड है उसमें आप ट्रांसफ़र करोगे। तो उसके लिए आपसे पूछा गया है कि जो नर्सरी आप तैयार करोगे तो उसके लिए आप किस जगह का चुनाव करोगे, किस जगह का आप चुनाव करोगे, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम उस जगह का चुनाव करेंगे जहाँ पर क्या हो, पर्याप्त छाया हो। क्या हो, पर्याप्त छाया हो। सेकंड है, याद रखिए वहाँ पर सैम की जैसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मतलब वहाँ पर यहाँ पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, उस जगह का हम चुनाव करेंगे। थर्ड जो है कि वह भूमि क्या होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, उर्वर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ हम जहाँ पर पौध तैयार करेंगे वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए वहीं पर किसी भी प्रकार कोई कमी है तो उससे जो मेन फील्ड में जो ट्रांसफ़र करेंगे हम उसमें क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी, यील्ड कम हो जाएगी। तो ये हमें समस्या नहीं चाहिए। तो क्या होनी चाहिए हमारे पास, जो नर्सरी तैयार करेंगे वहाँ पर छाया के लिए पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, सैम की समस्या से मुक्त होनी चाहिए, और थर्ड है कि जो भूमि है, जो लैंड है वो क्या होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम उस जगह का चुनाव करेंगे नर्सरी के लिए। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोहनशाला के बर्तनों के स्वच्छताकरण का मुख्य कारण क्या होता है। तो स्वच्छता क्यों करते हैं हम, सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए तो करते हैं स्वच्छता। जैसे कि मान लीजिए अपन बर्तन धोते हैं, क्यों धोते हैं, क्योंकि स्वच्छता के लिए धोते हैं। ठीक है, साफ सफाई या फिर स्वच्छता के लिए हम धोते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो मेन उद्देश्य क्या होता है, सूक्ष्म जीवों को मारना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशुओं के शेड को साफ करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट के कितने प्रतिशत घोल का प्रयोग करना चाहिए। तो ये कैसा है, 1.5%। याद रखिएगा पोटेशियम परमैंगनेट के कितने % हिस्से का यूज़ किया जाता है, ये कैसा है, 1.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में कुल कृषि में क्षेत्र में शुष्क खेती का कितना % हिस्सा है, तो ये होता है 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एट्राजिन शाकनाशी कौन सी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए सही माना जाता है। तो अब याद रखिए सिमाजिन और एट्राजिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि सिमाजिन और एट्राजिन शाकनाशी का प्रयोग सबसे ज़्यादा किस फसल में किया जाता है, या फिर किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, तो ये माना जाता है मक्के के लिए माना जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एट्राजिन यहाँ गन्ने के लिए भी सबसे बेस्ट होता है। अगर आपको मक्का देखने को मिले तो मक्का के लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है सिमेजिन। क्या होता है, मक्के के लिए सिमेजिन होता है, और गन्ने के लिए क्या होता है, एट्राजिन होता है। और अगर मान लीजिए आपको गन्ना ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा तब आपका राइट आंसर क्या होगा, मक्का होगा। क्योंकि सिमेजिन और एट्राजिन दोनों का प्रयोग मक्के में भी किया जाता है, और केवल अगर आपसे पूछता है एट्राजिन तो एट्राजिन का प्रयोग याद रखिएगा अगर आपको गन्ना ऑप्शन में देखने को मिले तो गन्ना में भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मृदा में घुलनशील लवणों की मात्रा क्रांतिक अवस्था से ज़्यादा होती है तो फसल पैदावार पर क्या होता है, प्रतिकूल असर पड़ता है, मतलब वो कम हो जाती है। यह मृदा किस प्रकार की होती है, तो ये होती है लवणीय मृदा होती है। क्योंकि लवणों की मृदा
क्या होती है, लवणों की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है। लवण अगर मान लीजिए मृदा सरफेस पर आ जाते हैं तो किस प्रकार की सोइल होती है, लवणीय मृदा होती है, जो कि यहाँ जो हमारा फसल प्रोडक्शन होता है उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है धनिया की खेती सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है, तो धनिया की खेती मुख्यतः बारह में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किस उत्पाद में फल रस नहीं होता है, तो याद रखिएगा सिरप और शरबत में क्या नहीं होता है, फल रस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है लसोड़ा या लहसुआ कार्डिया डाइकोटोमा का कुल कौन सा होता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपसे कई बार पूछा गया है कि लसोड़ा जिसे लहसुआ के नाम से जानते हैं तो उसका कुल कौन सा होता है, ये होता है बोरीजिनेसी। क्या होता है, बोरीजिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है लहसुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी फसल को उगाने में जलभराव की आवश्यकता होती है। ठीक है, वाटर लॉगिंग कंडीशन की आवश्यकता होती है, तो किसे होती है, धान फसल को होती है। किसे होती है जलभराव की आवश्यकता, ये होती है धान फसल को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का वह भाग थार मरुस्थल कहलाता है, यानी कौन सा भाग है वह जो कि थार मरुस्थल के नाम से जाना सा है, तो वो कौन सा हिस्सा होता है, वो होता है पश्चिमी राजस्थान होता है, जहाँ पर बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है, लगभग न के बराबर वर्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं में सिंचाई हेतु बढ़वार की सबसे प्रमुख क्रांतिक अवस्था कौन सी है, क्रिटिकल स्टेज कौन सी होती है, तो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सीआरआई स्टेज होती है। सीआरआई को हिंदी में क्या बोलते हैं, शीर्ष जड़ें बनते समय, और ये कितने दिन बाद में निकलती है, ये निकलती है 21 दिन बाद, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्राउन रूट इनिशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाला पशु कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, बकरी होता है। याद रखिए सर्वाधिक संख्या किसकी है, राजस्थान में बकरियों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सी फसल कम तापमान में सबसे अधिक प्रभावित होती है, तो वो कौन सी फसल होती है, वो होती है सरसों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन कौन सा है, तो अभी आपको बताया था राजस्थान में अगर आपसे पूछा जाता है तो कुएं व नलकूप होता है, और अगर बात करते हैं पूरे भारत तो पूरे भारत में कौन सा होता है, नहरें होती है। पूरे भारत में यहाँ सिंचाई का प्रमुख स्रोत नहरें होती है, और अगर हम बात करते हैं केवल राजस्थान तो केवल राजस्थान का होता है कुएं व नलकूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में फल वृक्ष लगाने की अनुमोदित पद्धति कौन सी है, मतलब यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों के लिए आपसे पूछा रहा है और वहाँ पर आपको फल वृक्ष लगाने हैं, तो आप किस रोपण पद्धति का यूज़ करोगे, ये आपसे पूछा गया है। तो किसका यूज़ करेंगे हम, किस प्रकार की पद्धति का यूज़ करेंगे, वो करेंगे हम सीढ़ीनुमा पद्धति का यूज़ करेंगे, कंटूर फार्मिंग का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा किस मेथड का हम यूज़ करेंगे रोपण के लिए, वो यूज़ करेंगे सीढ़ीनुमा पद्धति का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा पोषक तत्व है पौधे की वानस्पतिक वृद्धि में सहायता करता है, तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा था वानस्पतिक वृद्धि तो किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है नाइट्रोजन के द्वारा। याद रखिए ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है कि कौन सा पोषक तत्व तो वानस्पतिक वृद्धि में सहायता करता है, तो कौन सा होता है नाइट्रोजन होता है। इसीलिए याद एक और क्वेश्चन आपसे पूछा था नाइट्रोजन से संबंधित कि मान लीजिए अगर किसी भी फसल में, ठीक है, अगर आप ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग कर देते हो तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इससे याद रखना उसकी वानस्पतिक वृद्धि लगातार बढ़ती रहती है। क्या होता है, वानस्पतिक वृद्धि लगातार बढ़ती रहती है, जिससे क्या होता है वो जल्दी से मैच्योर नहीं हो पाता है, परिपक्व जल्दी से नहीं हो पाता है, मतलब उसकी जो याद रखना लाइफ साइकिल होती है वो इंक्रीज हो जाती है अगर नाइट्रोजन का हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो। क्यों, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन क्या करता है, वानस्पतिक वृद्धि को बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पर्ल मिलेट किस फसल को बोलता है, तो एक कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता है कि बाजरा को बोलता है। किसे बोलता है पर्ल मिलेट, बाजरा को बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन जिब्रेलिन के प्रतिकूल कार्य करता है, तो कौन सा होता है, साइटोकाइनिन होता है। याद रखिएगा जिब्रेलिन के प्रतिकूल कार्य कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बलवंत या Na10 किसकी किस्म में होती है, तो याद रखिएगा Na का मतलब होता है नरेंद्र आंवला। Na का मतलब क्या होता है, नरेंद्र आंवला। 10 तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि नरेंद्र आंवला किसकी होती है, आंवला की होती है। बलवंत भी किसकी होती है, आंवले की ही किस्म होती है, वेराइटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस फल वृक्ष का उद्गम स्थान मतलब सेंटर ऑफ ओरिजिन भारत होता है, तो याद रखिएगा बेर का। जैसे कि आम भी होता है, अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है आम, तो आम का भी क्या होता है, भारत ही होता है। आम का कौन सा होता है, नेटिव प्लेस, ये होता है जो इंडिया का जो बर्मा क्षेत्र होता है। ठीक है, जो बर्मा क्षेत्र होता है वो भारत का बर्मा क्षेत्र आम का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मतलब प्रमाणित बीज अगर आपको उत्पादन करना है तो आप किस प्रकार की सीड का यूज़ करोगे, तो हम यूज़ करेंगे आधार बीज का। ठीक है, आधार बीज की संतति किसे माना जाता है, प्रमाणित बीज को माना जाता है। प्रमाणित बीज किसको दिया जाता है, किसानों को दिया जाता है। और इस पर किस कलर का टैग लगा होता है, ये लगा होता है नीले कलर का टैग लगा होता है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि आधार बीज को मदर सीड के नाम से भी जाना जाता है। आधार बीज को किस नाम से जाना जाता है, मदर सीड के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूरिया उर्वरक प्रदान करता है तो यूरिया में कितना % नाइट्रोजन पाया जाता है, 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया में कितना होता है, नाइट्रोजन होता है 46%। और ये किस रूप में होता है, ये होता है एमाइड रूप में होता है। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, ये होता है एमाइड रूप में। और यूरिया क्या होता है, एक कार्बनिक उर्वरक होता है। यूरिया क्या होता है, एक कार्बनिक उर्वरक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि WCC 75 किसकी किस्म होती है, तो ये होती है बाजरे की होती है। किसकी होती है WCC 75, ये होती है बाजरे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, गाइनोडाइसिस प्रकार की पपीते में पौधे पाए जाते हैं तो गाइनोडाइसिस जो वेराइटीज होती है सभी किसकी होती है, ये होती है पपीते की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रोमंथी पशुओं का असली आमाशय किसे बोला जाता है। याद रखिएगा जो रोमंथी पशु होते हैं तो उनका असली मतलब ट्रू आमाशय किसे बोला जाता है, तो ये बोला जाता है एबोमेजम को बोला जाता है। ट्रू आमाशय किसे बोला जाता है, एबोमेजम को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था कि भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं, इसे बोला जाता है लैम्बिंग बोला जाता है। भेड़ में प्रसव की क्रिया क्या बोला जाता है, लैम्बिंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये होता है यहाँ गोसिपियम बारबेडेंस। याद रखिएगा अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, गोसिपियम बारबेडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा के शब्द से लिया गया है, तो आप सभी को पता है जिस वर्ड के पीछे कल्चर जुड़ा होता है वो किस भाषा का शब्द होता है, लैटिन भाषा का शब्द। और वह शब्द जिसके पीछे लॉजी जुड़ा होता है वह किस भाषा का शब्द होता है, वो होता है ग्रीक भाषा का शब्द होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में शुद्ध फसल क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र लगभग कितना है, तो होता है 35%। कितना होता है सिंचित क्षेत्र, ये होता है 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज कौन सा होता है, तो होता है मूल केंद्रक बीज होता है। याद रखिएगा कौन सा होता है, मूल केंद्रक बीज होता है। न्यूक्लियस सीड होता है जो कि सबसे पहली संतति होती है। मतलब सबसे पहले ही जो सीड की श्रेणी आती है वो कौन सा होता है, न्यूक्लियस सीड होता है, मूल केंद्रक बीज होता है, जिसे यहाँ प्रजनक के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। उसके बाद में कौन सा आता है, प्रजनक बीज, जिसे भी क्या करता है, प्रजनक के द्वारा ही उसे उत्पन्न किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे प्रमुख मृदा ऑर्डर मतलब मृदा गण कौन सा होता है, तो होता है यहाँ एरिडिसोल्स होता है। ठीक है, राजस्थान का सबसे प्रमुख मृदा गण कौन सा होता है, एरिडिसोल्स होता है। क्या होता है, एरिडिसोल्स होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कौन सी तारामीरा की किस्म है, तो तारामीरा कौन सी किस्म होती है, T9। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है उनको यहाँ पर हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि राजस्थान के किस जिले में चुकंदर की खेती मुख्यतः रूप से की जाती है। अब इसका भी आपको याद रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चुकंदर की खेती मुख्यतः कहाँ पर की जाती है, किस जिले में की जाती है, ये की जाती है श्री गंगानगर में की जाती है। कहाँ की जाती है चुकंदर की खेती, श्री गंगानगर में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रेड रोड मतलब लाल विग्नल रोग। याद रखिएगा ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है, किसकी है, गन्ने की है। और एक मेजर क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा भी गया है कि लाल विग्नल रोग या रेड रोड किस फसल की मुख्य समस्या होती है, मुख्य बीमारी होती है, ये होती है गन्ने की होती है। और ये किसके द्वारा होती है, ये होती है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होती है, और जो कि एक कवक जनित रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पौधों के लिए गंधक का साधन है, तो जो गंधक दिया है, जो सल्फर दिया है, तो सल्फर का सोर्स कौन से होते हैं, सिंगल सल्फर फास्फेट से भी सल्फर प्राप्त होता है, जिप्सम से भी सल्फर प्राप्त किया जा सकता है, और गंधक तत्व से सल्फर प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तंबाकू की फसल में कौन सा पोटाश युक्त उर्वरक प्रमुख रूप से प्रयोग में लिया जाता है। इसे आप नोट कर सकते हो क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि तंबाकू की फसल के लिए कौन सा पोटाश युक्त उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पोटेशियम सल्फेट का। किसका यूज़ करता है, याद रखिएगा तंबाकू की फसल के लिए वो यूज़ किया जाता है पोटेशियम सल्फेट का।
इसके साथ साथ याद रखिएगा पोटेशियम क्लोराइड का हम बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर सकते। याद रखिएगा कि तंबाकू में किसका नहीं यूज करते, क्लोराइड का हम बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि यार ये जो क्वालिटी होती है तंबाकू की उसको गिरा देता है, उसे कम कर देता है। इसलिए यार क्लोराइड युक्त जो उर्वरक होते हैं उनका तंबाकू में प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा पोषक तत्व पौधों के लिए ऊर्जा का स्रोत मतलब एनर्जी करेंसी के रूप में जाना सा है। तो ये क्वेश्चन हमने लगातार आपको कराया है, हर एक लेक्चर में कराया है। तो किसे बोला सा है एनर्जी करेंसी, ये बोला सा है फास्फोरस को बोला सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रबी की फसल है तो कौन सी होती है, वो होती है अलसी होती है। अलसी किस सीजन की क्रॉप है, रबी की सीजन की क्रॉप है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है, तो जस्ता क्या होता है, एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सी प्रक्रिया जलीय अपरदन का रूप नहीं है, कौन सी नहीं होती है, उच्छलन नहीं होती है, क्योंकि उच्छलन क्या होती है, विंड इरोजन का एक टाइप होता है। क्या होता है, विंड इरोजन का एक टाइप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं जलीय अपरदन के मुख्यतः 4 भाग होते हैं, मतलब ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। 4 प्रकार का होता है जलीय अपरदन। कौन कौन सा होता है, सबसे पहले तो स्प्लेश होता है। किस प्रकार का होता है, सबसे पहले स्प्लेश होता है मतलब छिटकाव, उसके बाद में सीट बन जाती है, उसके बाद में रिल और उसके बाद में गली। सबसे पहले क्या आता है स्प्लेश, उसके बाद में क्या आता है याद रखिएगा सीट, और उसके बाद में रिल और उसके बाद में गली। याद रखिएगा सबसे पहले स्प्लेश, उसके बाद में सीट, उसके बाद में रिल और उसके बाद में गली। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सा जटिल उर्वरक है, तो ये ऑप्शंस में थे। ठीक है, तो याद रखना जटिल उर्वरक कौन सा होता है, इफ का सेकंड। याद रखिएगा, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि इफ का सेकंड क्या होता है, एक प्रकार का जटिल उर्वरक होता है। ये क्वेश्चन साइज छूट गया है कि डीएपी में नाइट्रोजन कितना % होता है, तो याद रखिएगा डीएपी में जो नाइट्रोजन होता है ये होता है 18%। और अगर आपसे पूछा है डीएपी में फास्फोरस, तो फास्फोरस कितना होता है, ये होता है 46% होता है। डीएपी में फास्फोरस कितना होता है 46%, और डीएपी में नाइट्रोजन कितना होता है, ये होता है 18%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि गोबर की खाद है, तो गोबर की खाद क्या होती है, एक प्रकार की स्थूल कार्बनिक खाद होती है। क्या होती है, स्थूल कार्बनिक खाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विल्ट या उकठा रोग किसके द्वारा फैलता है, तो याद रखिएगा विल्ट या जो उकठा रोग होता है ये किसके द्वारा फैलता है, ये होता है फफूंद जनित रोग होता है, मतलब फंजाई के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इंडोल ब्यूटारिक अम्ल, इंडोल ब्यूटारिक अम्ल किस तरह का हार्मोन होता है, तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं आईबीए, जिसका ट्रेड नेम क्या होता है, रोटेक्स होता है, जिसका व्यापारिक नाम क्या होता है, रोटेक्स होता है, रोटेक्स। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है रोटेक्स, मतलब रूट को ये प्रमोट करता है। आईबीए का ट्रेड नेम क्या होता है, वानस्पतिक नाम क्या होता है, ये होता है याद रखिएगा यार व्यापारिक नाम है। ठीक है, वानस्पतिक वाला होता है। आईबीए का ट्रेड नेम क्या होता है, रोटेक्स होता है। रोटेक्स से आपको पता चल गया कि ये क्या करता है, रूट को प्रमोट करने का कार्य करता है, मतलब जड़ें निकालने में सहायता करता है। आईबीए क्या करता है, जड़ें निकालने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैंगो मालफॉर्मेशन क्या है, तो अगर हम बात करते हैं मैंगो मालफॉर्मेशन, तो क्या होता है, एक प्रकार का फिजिकल डिसऑर्डर होता है। किसका होता है, आम फसल का होता है। किसका होता है, आम फसल का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जाल और बेदाना किस फसल की या फिर किस फलदार पौधे की किस्म होती है, तो ये होती है याद रखिएगा अनार की होती है। जाल और बेदाना किसकी किस्म होती है, ये होती है अनार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी एक मेजर क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा गया है, और ये जो बेर की एक मेजर प्रॉब्लम है, मेजर इंसेक्ट प्रॉब्लम है, और वो कौन सी होती है, फल मक्खी होती है, फ्रूट फ्लाई होती है। याद रखिएगा कौन सा बेर का प्रमुख हानिकारक कीट होता है, तो होता है फ्रूट फ्लाई होता है, फल मक्खी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कौन से वर्ग स्थापित किया गया था, तो अगर हम बात करते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, तो ये कब किया गया था, 1965 में की गया था। कब इसकी स्थापना की गई थी, एनडीडीबी की, ये की गई थी 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्लाइकोजन का अन्य नाम क्या है, तो याद रखिएगा सुक्रोज को ही ग्लाइकोजन के नाम से जाना जाता है। सुक्रोज का अन्य नाम क्या है, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूध नमूने में गाय दूध तथा भैंस दूध की पकड़ होती है, मतलब अगर आपको मान लीजिए कोई सैंपल दे रखा है, उसमें आपको पहचान करनी है कि गाय का दूध है या फिर भैंस का दूध है, तो आप कौन सा टेस्ट करोगे, तो वो हम टेस्ट करेंगे हंसा परीक्षण। याद रखिएगा अगर मान लीजिए आपको कोई सोइल सैंपल दे रखा है, सोइल का सैंपल, ठीक है, उसी से क्वेश्चन आता है। सोइल का सैंपल भी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं मिल्क सैंपल, तो मिल्क सैंपल और एक होता है सोइल सैंपल।
ठीक है। तो सोइल सैंपल के जो लिए हैं, मान लीजिए सोइल सैंपल में हम तीनों चारों जगह से लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, एक होता है किनारे में से, एक बीच में से ले लेते हैं और चारों किनारों में से हम ले लेते हैं, ठीक है। सोइल सैंपल हमने कलेक्ट कर लिए। इसके बाद में क्या करते हैं, ये जितने भी जो सैंपल्स होते हैं इनको आपस में मिला लेते हैं। इन सभी को आपस में मिला लिया जाता है। तो इनको जो मिला जाता है, इस क्रिया को किस नाम से है, पेडोटर्बेशन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सोइल सैंपल्स का आपस में मिलाना क्या कहलाता है, पेडोटर्बेशन कहलाता है, ठीक है। ये तो हुआ हमारा सोइल सैंपल। अब आते हैं हम मिल्क सैंपल, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा मिल्क सैंपल, तो याद रखिएगा मिल्क सैंपल में गाय का दूध है या फिर भैंस का दूध है, इन दोनों की पकड़ करने के लिए हम क्या करते हैं, हंसा टेस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जमुनापरी बकरी का मूल स्थान क्या होता है, तो होता है आगरा क्षेत्र होता है। और आगरा कहाँ पर पड़ता है, यूपी में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैम में चीनी की सांद्रता कितनी होती है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं जैम में चीनी की सांद्रता तो कितनी होती है, 68% ब्रिक्स होती है, 68 डिग्री ब्रिक्स होती है। इसके साथ साथ याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा था जेली, तो जेली में कितना होता है चीनी की सांद्रता, ये होती है 65 होती है। जेम में होता है 68 और याद रखिएगा जेली में कितना होता है, ये होता है 65 डिग्री ब्रिक्स होता है। ओके, और ये जो मात्रा ज्ञात की जाती है, ये किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, ये की जाती है हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। यहाँ पर जो ब्रिक्स बताई जा रही है, जो वैल्यू, ये किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, ये की जाती है यहाँ हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा ज्ञात की जाती है, हैंड रिफ्रैक्टोमीटर के द्वारा इनकी ज्ञात किया सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित करना चाहिए। मतलब क्रॉप रोटेशन यूज कर रहे हो, और क्रॉप रोटेशन में हम किस प्रकार की जो मर्दाई होती है, क्या बोल रहा हूँ यार जी, किस प्रकार की क्रॉप्स होती है जिनको नेसेसरी होता है उनको शामिल करना, ठीक है। तो कौन सी होती है, वो होती है लेग्युमिनेसी फसलें होती है। किस प्रकार की होती है, लेग्युमिनेसी फसलें होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, जो कि सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। क्या करती है, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। इसलिए याद रखना, क्रॉप रोटेशन में दलहनी फसलों को, लेग्युमिनेसी फसलों को सम्मिलित करना आवश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मेरिनो कहाँ की नस्ल है। तो मेरिनो होती है ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की होती है, ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केले में प्रवर्धन की सबसे प्रचलित विधि कौन सी होती है। मतलब इसमें जो प्रवर्धन किया जाता है, केले में जो प्रोपेशन किया जाता है, जो प्रवर्धन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है स्वर्ण शकस के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, किसके द्वारा किया जाता है केले में प्रवर्धन, ये किया जाता है स्वर्ण शकर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये भी एक मेजर क्वेश्चन है, आपसे कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है बहुगुणिता पॉलीएम्ब्रायोनिक किसमें पाई जाती है। तो नींबू में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, हाँ पॉलीएम्ब्रायोनिक कंडीशन, ये पाई जाती है नींबू में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है पैगिंग किसमें होती है। तो पैगिंग होती है मूंगफली में होती है। और ये पैगिंग होती क्या है, तो यहाँ मूंगफली जो बनती है शुरुआती अवस्था में, मूंगफली का लगना क्या कहलाता है, पैगिंग कहलाता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं शुरुआती जो कंडीशन होती है, इसमें बोला जाता है सुइयाँ, ठीक है। जो मूंगफली बनती है इसे बोला जाता है शुरुआती अवस्था में सुइयाँ, और इन सुइयों का लगना या फिर धीरे धीरे इनका विकास होना ही क्या कहलाता है, पैगिंग कहलाता है, ठीक है। आप ऐसे भी इसे समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गन्ने के बीज को क्या कहते हैं। तो गन्ने के बीज को यहाँ टुकड़े कहते हैं, क्योंकि आपने ये सुना होगा कि 2 आँख वाले टुकड़े और 3 आँख वाले टुकड़ों का मुख्यतः सीडेड के यूज़ किया जाता है गन्ने के लिए, ठीक है। मतलब किसमें गणना की जाती है यार, हाँ इसके बीज की ये की जाती है टुकड़ों में गणना की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो यहाँ 40 से या फिर 45 से, यहाँ 40 से 45% के समथिंग कितनी होती है प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में, ये होती है 45%, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं ऑयल कंडीशन, मतलब ऑयल कंटेंट, तो ऑयल कंटेंट कितना होता है, ये होता है याद रखिएगा 20%। ऑयल कंटेंट कितना होता है सोयाबीन में, ये होता है 20%, और प्रोटीन कितना होता है, ये होता है 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 2,4-D किसके काम आता है। तो 2,4-D का जो मेजर प्रॉब्लम होती है, मेजर जो इसका यूज किया जाता है, जो इसका फंक्शन होता है 2,4-D का, ये क्या होता है, खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। याद रखिएगा, इसका जो यूज किया जाता है 2,4-D का, ये सबसे ज्यादा किसके रूप में किया जाता है, ये किया जाता है वीडीसाइड के तौर पर। किसके रूप में किया जाता है, ये किया जाता है वीडीसाइड के तौर पर। क्योंकि अगर हम बात करते हैं 2,4-D, तो 2,4-D याद रखना हार्मोन का कार्य भी करता है। याद रखिएगा, इसे भी आप याद रखिएगा कि 2,4-D क्या करता है, एक प्रकार का हार्मोन का भी कार्य करता है। कब करता है, जब इसकी सांद्रता 20 ppm से कम हम यूज करते हैं।
जब 2,4-D की सांद्रता 20 ppm से कम हम यूज़ करते हैं तब तो ये क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन होता है। लेकिन जब इसकी सांद्रता हम 20 ppm से अधिक ले लेते हैं तब ये क्या करता है, एक प्रकार का वीडिसाइड का कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बथुआ कौन सा खरपतवार है। तो याद रखिएगा बथुआ एक वर्षीय खरपतवार होता है। क्या होता है, एक वर्षीय खरपतवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा यौगिक उर्वरक है। तो अमोनियम फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और डाइअमोनियम फास्फेट, ये सभी क्या होते हैं, यौगिक उर्वरक के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यहाँ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RMO40 किसकी किस्म होती है। तो RMO40 ये होती है मोट की होती है। याद रखिएगा RMO40 किसकी होती है, मोट की एक मोस्ट पॉपुलर किस्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पशुओं में जो एंथ्रेक्स रोग होता है, एंथ्रेक्स रोग होता है तो ये किसके द्वारा होता है, ये होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। याद रखिएगा एंथ्रेक्स रोग, तो एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया जनित रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नींबू में छोटी पर्ण रोग मतलब लिटिल लीफ किसकी कमी से होता है। तो ये होता है आपके जिंक या जस्ता की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ रोग किसके कारण होता है, होता है जिंक या जस्ते की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है फल पर रक्षण करने वाला रसायन कौन सा है। तो याद रखिएगा सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये दोनों का हमने आपको बताया था कि फल परिरक्षण में हम किसका यूज़ करते हैं, मुख्यतः पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट का हम यूज़ किया सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान में सबसे प्रमुख चारा अनाज वाली फसल कौन सी होती है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो चारा प्राप्त किया जाता है जिस खाद्यान्न फसल से, वो कौन सी होती है, गेहूँ होता है। याद रखिए गेहूँ का जो भूसी है, जो चारा होता है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है सबसे ज़्यादा आनुवंशिक शुद्धता कौन से बीज की होती है। तो अब याद रखिएगा आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता, आनुवंशिक और भौतिक शुद्धता जिसकी 100% होती है वो कौन सा बीज होता है, वो होता है न्यूक्लियस सीड होता है, मूल केंद्रक बीज होता है। याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा सीड होता है जिसकी भौतिक शुद्धता और आनुवंशिक शुद्धता दोनों ही क्या होती है, 100% होती है, तो किस प्रकार का बीज होता है, वो होता है मूल केंद्रक बीज होता है, न्यूक्लियस सीड होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उर्वरक देने की गहरी स्थापन विधि किस फसल में काम में लिया जाता है। यहाँ डीप प्लेसमेंट, याद रखिए यहाँ पर आपसे पूछा है उर्वरक देने की जो डीप प्लेसमेंट मेथड है, डीप प्लेसमेंट मेथड, तो इस डीप प्लेसमेंट मेथड का यूज किस में किया जाता है, ये कैसा है, धान फसल में किया जाता है। किस में किया जाता है, धान फसल में किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आलू की सुषुप्त अवस्था मतलब डोरमेंसी को तोड़ने के लिए क्या काम में लिया जाता है, किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आलू की सुषुप्त अवस्था मतलब डोरमेंसी को तोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये क्या है, थायो यूरिया का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, थायो यूरिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भूपरिष्करण से क्या लाभ होता है। तो अगर हम बात करते हैं टिलेज क्रिया, तो टिलेज क्रिया क्यों की जाती है, खरपतवार नियंत्रण करने के लिए, नमी संरक्षण के लिए और भौतिक दशा में सुधार करने के लिए। याद रखिएगा भूपरिष्करण क्यों किया जाता है, टिलेज क्रिया क्यों की जाती है, खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए, दूसरा है कि नमी संरक्षित करने के लिए, और तीसरा होता है जो भूमि है उसकी भौतिक दशा को सुधार करने के लिए याद रखिएगा टिलेज क्रिया को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किसकी खेती का अध्ययन करते हैं। तो सब्जियों की, क्योंकि सब्जियों का खेती करना क्या कहलाता है, ओलेरीकल्चर कहलाता है। याद रखिएगा सब्जियों की खेती करना क्या कहलाता है, ओलेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गुलदाउदियों में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है। तो गुलदाउदियों जो प्रवर्धन किया जाता है, जो प्रोपेगेशन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है, ये क्या है, बीज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है राजस्थान के कौन से फल का निर्यात किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा निर्यात किसका किया जाता है। ठीक है, एक्सपोर्ट पूछा गया है ना कि इंपोर्ट पूछा गया है। तो एक्सपोर्ट किसका किया जाता है, ये किया जाता है किन्नों का किया जाता है। किसका किया जाता है, याद रखिएगा किन्नों जो फल होता है इसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है राजस्थान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जालोर सीडलेस किसकी किस्म होती है। तो याद रखिएगा जालोर सीडलेस ये किसकी किस्म होती है, ये होती है अनार की होती है। और जालोर बेदाना किसकी होती है, वो भी अनार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी फसल का उपयोग रेशा बनाने तथा खाने के तेल दोनों में किया जाता है। मतलब रेशा का यानी जो रेशा प्राप्त किया जाता है और खाने का तेल भी प्राप्त किया जाता है। यानी ऐसी कौन सी फसल है जिसका प्रयोग तेल और रेशा दोनों प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो वो कौन सी फसल होती है, होती है अलसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मुर्गियों को विटामिन ए की आपूर्ति के लिए क्या देते हैं, उन्हें क्या खिलाया जाता है। तो उन्हें खिलाया जाता है हरा चारा। अब हरा चारा तो हम खिला रहे हैं, ठीक है, विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए हम मुर्गियों को हरा चारा खिला रहे हैं, लेकिन किस क्रॉप का। तो याद रखिएगा मक्का फसल का खिलाया जाता है।
किसका क्रॉप का खिलाया जाता है? मक्का फसल का हरा चारा खिलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जल अपर्दन किससे संबंधित है। मतलब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे थे और अब आपको बताया भी था हमने कि जल अपर्दन, तो इसके मुख्यतः 4 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आते हैं स्प्लेश, उसके बाद में आता है सीड, उसके बाद में आता है रिल और उसके बाद में आता है गली। ठीक है, तो इसी में से इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है स्ट्राइका का संबंध किस फसल से होता है। तो स्ट्राइका क्या होता है? एक प्रकार का यहाँ प्लांट पैरासाइटिक वीड होता है। स्ट्राइका क्या होता है? एक प्रकार का प्लांट पैरासाइटिक वीड होता है और ये किस फसल का होता है? ये होता है ज्वार फसल का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान की मृदा में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी कमी होती है राजस्थान में वो कौन सा होता है? जिंक होता है। और अगर आपसे पूछा था मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, अगर आपसे पूछा था माइक्रो तो सूक्ष्म पोषक तत्व तो कौन सा होता है? जिंक होता है। लेकिन अगर आपसे पूछता है गौण पोषक तत्व मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन की कमी पाई है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है सूक्ष्म पोषक तत्व है तो किसकी कमी आपको बतानी है? जिंक की। और अगर आपसे पूछता है गौण पोषक तत्व है मतलब मुख्य पोषक तत्व है तो किसकी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? वाइटिस विनिफेरा। क्या होता है? वाइटिस विनिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी फसल में रेटूनिंग की जाती है। तो आपको पता होगा कि रेटूनिंग मतलब पेड़ी की फसल। तो पेड़ी की फसल किस में ली जाती है? ये ली जाती है गन्ने फसल में। किस में ली जाती है रेटूनिंग? पेड़ी की फसल ये ली जाती है गन्ने फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टीएसपी मतलब ट्रिपल सुपर फास्फेट में फास्फोरस कितना होता है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट और टीएसपी मतलब ट्रिपल सुपर फास्फेट, तो सिंगल सुपर फास्फेट में कितना होता है फास्फोरस? ये होता है 16%। टीएसपी में कितना होता है? ये होता है 32%। और अगर हम बात करते हैं टीएसपी तो टीएसपी में कितना होता है? 48% होता है। ठीक है, याद रखिएगा एसएसपी में 16, डीएसपी में 32 और टीएसपी में 48% फास्फोरस पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आईसीआर के अंडर में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कटक उड़ीसा में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मक्के का नर पुष्पक्रम क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा मक्का का नर पुष्पक्रम होता है, इससे बोला जाता है वल्लर या टेसल। इसके मुख्यतः 2 नाम होते हैं, या टेसल या वल्लर के नाम से नर पुष्पक्रम को जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है मादा पुष्पक्रम, तो मादा पुष्पक्रम को याद रखिएगा सिल्क के नाम से जाना जाता है। दोबारा से देख लीजिए कि मक्के का नर पुष्पक्रम क्या कहलाता है? टेसल या वल्लर के नाम से जाना जाता है। मादा पुष्पक्रम क्या कहलाता है? सिल्क के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कि मक्के का नर पुष्पक्रम पहले निकलता है या फिर मादा पुष्पक्रम पहले निकलता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहाँ नर पुष्पक्रम पहले निकलता है। क्या निकलता है? याद रखिएगा मादा नहीं निकलती बल्कि नर पुष्पक्रम पहले आता है, पहले निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये होता है ग्लाइसिन मैक्स होता है। क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स होता है और ये लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आईसीआर के अंडर में भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान मतलब इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोबारा से देख लीजिए, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मतलब इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऐसी मृदा जो 15% से अधिक फिनिमिसिल सोडियम की मात्रा रखती है तो कौन सी होती है? क्षारीय मृदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माल गोदामों में गेहूं के सुरक्षित भंडारण के लिए गेहूं में इष्टतम आर्द्रता अंश कितना % होना चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा है गेहूं के लिए, तो गेहूं के लिए याद रखिएगा जो स्टोरेज जो नमी रखी जाती है स्टोरेज मॉइस्चर % वो कितना होता है? ये होता है 10 से 12%। कितना रखा जाता है मॉइस्चर कंटेंट? ये रखा जाता है 10 से 12%। अगर आपसे पूछता है तिलहनी फसलों के लिए, तो तिलहनी फसलों के लिए अलग रखा जाता है, कितना रखा जाता है? 6 से 8%। और अगर आपसे पूछता है दलहनी फसलों के लिए, तो दलहनी फसलों के लिए कितना रखा जाता है? 8 से 10%। दोबारा से देख लीजिए कि खाद्यान्न फसलों के लिए कितना रखा जाता है? 10 से 12% खाद्यान्न फसलों के लिए। अगर आपसे पूछता है दलहनी फसलों के लिए, तो दलहनी फसलों के लिए रखा जाता है 8 से 10%। अगर आपसे पूछता है तिलहनी फसलों के लिए, तो तिलहनी फसलों के लिए भंडारण में जो नमी प्रतिशत रखा जाता है ये रखा जाता है 6 से 8%। ठीक है, इन तीनों को आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में कृषि कार्य से मीथेन उत्पन्न होने का
मुख्य स्रोत क्या है, तो वो कौन सा होता है, ये होता है चावल के खेत होते हैं जिनसे मीथेन गैस उत्पन्न होती है। और मीथेन का सिंबल क्या होता है, CH4। याद रखिएगा, मीथेन गैस कहाँ से निकलती है, मुख्यतः चावल के खेत से। इसका सिंबल क्या होता है, CH4 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत की क्षीणता का परिणाम क्या होता है। तो याद रखिएगा, ओजोन परत की क्षीणता मतलब ओजोन परत में अगर छेद हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि ओजोन परत है ये क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। यहाँ जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती है सूर्य से, उनसे प्रोटेक्ट करती है। अगर मान लीजिए इसी में किसी प्रकार से छेद हो जाएगा तो क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हमारी मध्य सतह पर आ जाएगी। तो यहाँ पर यही तो आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत की क्षीणता का परिणाम क्या होता है, तो ये होता है पृथ्वी तक पहुँचने वाली परावैंगनी किरणें पृथ्वी सतह तक पहुँच जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उस युग्म का पता लगाए जो शर्करा का स्रोत होता है। तो ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि शर्करा की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है। ठीक है, तो गन्ना और केला यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे रखा था, जो कि आपका राइट आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वर्धमान आकार के श्रृंखला में रखे गए मृदा कण होते हैं। तो होते हैं मृतिका, गाद, बालू और रेत। मतलब सबसे छोटे मृतिका के होते हैं और सबसे बड़े किसके होते हैं, रेत के होते हैं। याद रखिएगा, क्ले या मृतिका दोनों एक ही होते हैं। क्ले सोइल या फिर मृतिका सोइल दोनों एक ही होती है, जिनके कण सबसे कम होते हैं। कितने होते हैं, सबसे कम आकार के होते हैं मृतिका या फिर क्ले के। ओके, और सबसे बड़े किसके होते हैं, रेत के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सी फसल प्रकृति से गैरदोजी मतलब नॉन टिलरिंग होती है, जिसमें टिलर्स बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। तो कौन सी फसल होती है, वो होती है धान फसल होती है। याद रखिएगा, ऐसी कौन सी फसल है जिसमें बिल्कुल भी टिलर्स नहीं निकलते हैं, तो कौन सी होती है, धान फसल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है किसका प्रयोग पर्णीय छिड़काव के लिए कैसा है। तो पर्णीय छिड़काव के लिए किसका प्रयोग कैसा है, यूरिया का प्रयोग कैसा है। ठीक है, कल ही आपको बताया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पशुओं में मिल्क फीवर मतलब दुग्ध ज्वर किस कारण से होता है। ये होता है रुधिर कैल्शियम कमी से। याद रखिएगा, रुधिर में कैल्शियम तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, मिल्क फीवर रोग हो जाता है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है। मिल्क फीवर किससे होता है, कैल्शियम तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कोलेस्ट्रम होता है। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, मतलब खीस क्या होता है। तो खीस क्या होता है, आप सभी को पता है कि गाय के ब्याने के तत्काल बाद थन का स्त्राव मतलब हल्के पीले कलर का जो दूध निकलता है, उसी को किस नाम से जाना सा है, खीस के नाम से जाना सा है, कोलेस्ट्रम के नाम से जाना सा है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है, याद रखिएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना। बछड़े में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना मुख्य उद्देश्य होता है कोलेस्ट्रम का। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है केला किसके माध्यम से प्रवर्धित होता है। तो अभी आपको बताया था कि केला का जो प्रवर्धन कियासा है, ये किसके द्वारा कियासा है, ये कियासा है सोड सकर्ष के द्वारा कियासा है। किसके द्वारा कियासा है, सोड सकर्ष के द्वारा कियासा है, अंतःभूइष्ठता या घनकंद के द्वारा कियासा है। सोड सकर या फिर अंतःभूइष्ठता या घनकंद के द्वारा कियासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पहली कॉलोनी डोली किससे बनाई गई थी। तो याद रखिएगा, डोली क्या थी, एक प्रकार की भेड़ थी। डोली क्या थी, एक प्रकार की भेड़ थी, जिसको किसके द्वारा यानी डेवलप किया गया था, ये किया गया था, या फिर विकसित किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था डॉक्टर विल्मोट के द्वारा। याद रखिएगा कि डोली किससे बनाई गई थी, ये बनाई गई थी भेड़ से। मतलब डोली क्या थी, एक प्रकार की भेड़ थी। इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये किया गया था डॉक्टर विल्मोट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्याज में किसकी उपस्थिति के कारण बदबू आती है। मतलब जो स्मेल आती है प्याज में, ये किसके कारण आती है, तो ये आती है गंधक के कारण, सल्फर के कारण आती है। किसके कारण आती है, सल्फर के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ICR मतलब भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित होती है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, जो कि हमारा फर्स्ट ही क्वेश्चन था कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किसान दिवस किस तारीख को मनाया है। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसान दिवस, तो किसान दिवस मनाया है 23 दिसंबर को। कितने मनाया है, याद रखिएगा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया है। और अगर आपसे पूछता है महिला का योगदान दिवस, कृषि में महिला योगदान दिवस, तो ये मनाया है 4 दिसंबर को। याद रखिएगा कि किसान दिवस मनाया है 23 दिसंबर को, और अगर आपसे पूछता है कृषि में महिला योगदान दिवस, तो ये मनाया है 4 दिसंबर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सुनहरी चावल मतलब गोल्डन राइस जो आनुवंशिक रूप से संशोधित होता है, उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको लगभग बताया गया है कई बार कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा होता है, विटामिन A कंटेंट सर्वाधिक होता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्रेगर जोन मेंडल ने किस पर अध्ययन किया था। तो आप सभी को पता है कि जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे ये किस फसल पे किए थे, ये किए थे मटर फसल पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि किसका संग्रहण करने के लिए लाइट रे मतलब प्रकाश ट्रेपों का प्रयोग किया है। तो ये किया है सकारात्मक रूप से प्रकाश अनुवर्तन कीट। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है प्रकाश अनुवर्ती कीट। इसका मतलब होता है कि जो कीट प्रकाश की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, याद रखिएगा कि प्रकाश अनुवर्ती कीट मतलब लाइट रे का यूज उन कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जो कि लाइट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर लाइट रे हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए कोई सा खेत है, उसके किनारों पर हम क्या करते हैं, लाइट लगा देते हैं। ठीक है, चाहे वो वाइट कलर की लगा देते हैं या फिर किसी भी कलर की, जिससे कि वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगाने के बाद लाइट के यहाँ पर क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं या फिर मिट्टी का तेल हम रख देते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े आते हैं और उसके बाद में क्या होता है, वो नीचे गिरते हैं और इस मिट्टी के तेल या फिर पानी में गिरकर मर जाते हैं, जिससे कि उनका कंट्रोल हो जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं, इस पानी को कहीं पर रख यानी डाल दिया जाता है और जो कीट बचते हैं, जो कीड़े वगैरह रहते हैं, तो उनको लास्ट में जला दिया जाता है। ठीक है, जिससे कि उनका कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्व अभिनिश्चितता। याद रखें, यहाँ पर आपसे पूछा है स्व अनिश्चितता है। ठीक है, अनिश्चितता होता है मतलब सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी। क्या होता है ये, सेल्फ इनकम। तो गाइज फाइनली हमने हमारे 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज कंप्लीट कर लिया है। मतलब केवल 2 लेक्चर में हमने 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि जेट एग्ज़ाम देंगे, उन सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम देना, अच्छे से पेपर को अटेंड करना। ठीक है, ज़्यादा आपको रॉन्ग नहीं करने हैं जिससे कि आपकी माइनस मार्किंग हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1/4 की माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग से बचना, जितने आते हैं आपको उतने ही करना। वैसे कम आते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जितने आते हैं केवल उतना ही आपको अटेंड करना है। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, अगर आपको पसंद आई है, तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, इस वीडियो का हम लाइक एम रख रहे हैं 1K व्यूज़। तो जल्दी से 1K व्यूज़ देखते हैं कितने टाइम में आप कंप्लीट कर देते हो। तो जल्दी से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसका एम और जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है, एजेट फ्रेंड्स, तो उनको सभी को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए मिलता है कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से। बाय बाय, टेक केयर।